हाँ, तो भी आप सभी को गुड इवनिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ भी आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे और आप सभी की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन का रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, फिर देखेंगे मशीन। ट्रांसफॉर्मर में भी तीन प्रकार के होंगे आपके पास। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर और स्पेशल ट्रांसफॉर्मर। बात करें डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में हम देखने वाले हैं डीसी मोटर और देखने वाले हैं जनरेटर। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट रिवीजन देखने वाले हैं, जिसमें हम इस पूरी मशीन को पढ़ने वाले हैं। अब आप सभी को, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सभी इस क्लास को देखने से पहले आपको इस क्लास के नीचे एक वीडियो लिंक मिलेगा, जहां से पहले आपको वो वाली क्लास देखनी है, जहां पे मैंने पूरा बेसिक करवाया है। फैराडे का नियम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर की कंट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से करवाई है, टर्न रेशियो करवाया है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो करवाया है। उसके बाद इस वाली वीडियो को देखना है, जहां पे मैंने आपको, हाँ तो भी अब हम देखते हैं उसके बाद। देखो, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपको कंट्रैक्शन पूरी पढ़ के जानी है। उसके बाद टर्न रेशियो क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है। देखो, ट्रांसफॉर्मर आने का बहुत है, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, हमें इजी तरीके से अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर में टेस्टिंग होती है 5 प्रकार से। कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, हम सभी के बारे में बात करते हैं। तो पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। एक होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक होता है पोलरिटी टेस्ट और एक होता है स्वैम्पनर टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं बैक टू बैक टेस्ट। लेकिन हमें इतने नहीं पढ़ने भाई, हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, हमें ओनली पढ़ने हैं 2। कौन कौन से पढ़ेंगे हम, देखो, एक तो पढ़ेंगे ओपन सर्किट टेस्ट, एक पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। आपके में ये वाले टेस्ट नहीं दे रखे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए, आपको याद रख क्या क्या रखना है। ओपन सर्किट टेस्ट की सहायता से आयरन लॉस का मान निकालते हैं। देखो, अगर सोच के देखो, कोई वायर अगर ओपन हो गया, देखो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई वायर ओपन हो जाता है, मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। और करंट के ऊपर डिपेंड कौन करते हैं भी, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस तो होंगे नहीं, बच गए कौन से लॉस, आयरन लॉस। कौन से लॉस होंगे, आयरन लॉस। ऐसे आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर किया जाता है। नो लोड करंट का मान 2 से 5% होता है। यह है सर्किट, याद रखना। जो आपकी हाई वोल्टेज होती है, इस सर्किट में हम क्या है, हाई वोल्टेज साइड को तो ओपन करते हैं और लो वोल्टेज साइड पर हम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। इसकी सहायता से नो लोड पैरामीटर का मान निकाला जाता है। कौन कौन से होते हैं, हम वो पैरामीटर देखते हैं अभी, ठीक है। उससे पहले हम इसके डायग्राम के बारे में समझते सारी बातें। देखो, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है। देखो, ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग होती है। तो एक तो होगी भी ये वाली होगी प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है एक्सएम, कोर लॉस कंपोनेंट होता है आरसी। प्राइमरी वाइंडिंग में हमने क्या लगा दिया, एमीटर। क्या लगाया है, एमीटर। तो ये डायग्राम आपको बना के आना भाई अपने पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमने लिया एमीटर, एक हमने लिया है एमीटर और एक क्या लिया हमने, वोल्ट मीटर। देखो, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं और यहाँ पे देखिए भाई वोल्ट मीटर हमने लगा दिया और एक वाट मीटर यहाँ पे लगा दिया अभी, ठीक है। यहाँ पे एक वाट मीटर लग गया आपके पास। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, देखो R1 X1, देखो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, उसका रिएक्टेंस कितना है, R1 और X1, ये भी आपको याद रखना है। ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग को आपने कैसे कर रखा है अभी, ओपन सर्किट। कैसे कर रखा है, ओपन सर्किट। तो देखिए, यहाँ पे है लो वोल्टेज वाइंडिंग, यहाँ पे कौन सी है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन सर्किट करते हैं और लो वोल्टेज वाइंडिंग पर हम परफॉर्म करते हैं कौन से लॉस को निकालने के लिए, आयरन लॉस को निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है भी, ठीक है। इसकी सहायता से संट पैरामीटर, मतलब आरसी एक्सएम जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, आईएम हो गया, आईसी हो गया, इनका हम मान निकालते हैं भी, ठीक है। तो आपको ये मैंने लिखवा रखा है, आरसी, एक्सएम, आईसीएम, आई
नोट, कोस फाई नोट, इनकी हम वैल्यू निकालते हैं। देखो वाटमीटर की जो रीडिंग होगी एक्टिव पावर को मेजर करेगा, तो ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट करंट और कोस फाई। अगर मैं कोस फाई का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ सी अपॉन में वी ओ सी अपॉन में आई ओ सी, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। देखो ठीक है, बस आपको इतना सा याद रख के जाना है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अभी जो मैंने करवाए ये वाले पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, सारे पॉइंट आपको नोट करके आने हैं जब भी ओपन सर्किट टेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपको ये डायग्राम बना के आना है, बस आपका हो जाएगा इतने में, है ना। 4 नंबर में आता है, इतना आप कर दोगे सफिशियंट रहेगा। अब देखो, अब बात करते हैं हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से। तो देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट की सहायता से हम किसका मान निकाल लेंगे, कॉपर लॉस, क्योंकि देखो शॉर्ट हो गया मतलब करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेंगे भी ये कॉपर लॉस, है ना। इसके बाद देखो शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट करते हैं हम फुल लोड करंट पर निकाला जाता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा हाई वोल्टेज साइड पर परफॉर्म करते हैं, वह लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। यहाँ पे सीरीज पैरामीटर का मान निकाला जाता है, और जो यहाँ पे वोल्टेज दी जाती है वो रिड्यूस वोल्टेज दी जाती है 20 से 40% तो ऑफ फुल लोड करंट। इतने पॉइंट आपको याद रखें जाने हैं। अब इसका आपको डायग्राम भी याद रखना है, ये आपका डायग्राम याद होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, इसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसे क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जो ये होगी लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये वाली कैसी होगी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। देखो हाई वोल्टेज साइड पे हमने क्या लगा रखा है, वाट मीटर लगा रखा है, एम मीटर लगा रखा है, और ये वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो हम वोल्टेज देंगे रिड्यूस करके देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ये डायग्राम आपको बना के आना है इतने, जब भी आपसे पूछा जाए शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखो टेस्टिंग मैंने आपको करवा दी कंप्लीट। अब देखो इसमें पढ़ने को देखो भी, आप देखो कंट्रैक्शन पढ़ जाओ और इसके टेस्टिंग पढ़ जाओ। इसमें पढ़ने को 2 टॉपिक और बचते हैं अभी, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना आपको, इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ना है, और इसके बाद आपको पढ़ना है वोल्टेज रेगुलेशन। देखो आप चाहो तो वोल्टेज रेगुलेशन को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि ये वाला पूरा टॉपिक है समझने वाला, लगभग 1 से 1.5 घंटा इसको अलग से लगता है। अभी इक्विवेलेंट सर्किट का मैंने डायग्राम बना रखा है, अभी सेम ऐसा बनता है जैसे मैंने ये वाला बनवाया है ना आपको, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनवाया है, यही होता है इक्विवेलेंट सर्किट, बस इसको आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। इक्विवेलेंट सर्किट हम छोटा सा निकाल के बताते हैं, तो आपको करना क्या है, नोट्स की इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो आपको इक्विवेलेंट सर्किट भी इसमें से पढ़ के जाना है। बस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इतना ही करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज में आपको ये 4 ही टॉपिक करके जाने हैं। देखो करवाने को बहुत सारी चीजें करवा सकता हूँ, लेकिन भाई उसके लिए आपको समझ में बताना चाहिए ना, ठीक है। तो 4 टॉपिक मैंने आपको करवा दिए, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं भाई, एफिशिएंसी। तो देखो एफिशिएंसी क्या होती है भाई, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। देखो अगर मैं बात करूं, देखो डीसी मशीन में भी काम आएगा भाई। यहाँ पे यहाँ मान लेते हैं मशीन है कोई, आपने 50 वाट दिया, 30 वाट इसने खर्च कर लिया, आपको दे 20 वाट, तो मैं बोल सकता हूँ इनपुट जो मिला मेरे को, क्या मिला भी, इनपुट। इनपुट को मैं बोल सकता हूँ आउटपुट प्लस लॉस, आउटपुट प्लस लॉस मतलब क्या है, इनपुट हमारा कितना था, आप बोलो सर इनपुट हमारे पास था 50, कितना था 50, लॉस कितना हो गया 30, आउटपुट पे कितना मिला 20, तो 50 बराबर 50 होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनपुट को हम बोल सकते हैं आउटपुट प्लस में लॉस। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इनपुट को क्या बोला इन्होंने, आउटपुट प्लस लॉस। और लॉस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कॉपर लॉस और आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में होते हैं। अब देखो आयरन लॉस भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, हिस्टैरिसीस लॉस व एडी करंट लॉस। देखो जब आप आगे वीडियो देखोगे वहां पे मैंने एडी करंट लॉस व हिस्टैरिसीस लॉस को करवा दिया हुआ कंप्लीट। आपको जब डीसी मशीन पढ़ाई जाएगी इसी लेक्चर में, तो आपको आगे मैं बता दूंगा अभी कि एडी करंट लॉस क्या होता है और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, वहां मैं पूरा समझाने वाला हूँ। आप इतना याद रख लो, 2 प्रकार के लॉस होते हैं। तो देखिए भाई, मैंने यहाँ पे लिया भाई वी आई कोस फाई, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ये एक्स जो दर्शाएगा वो लोड को दर्शाएगा, लोड का मेरे को बारे में इसका पता नहीं है भाई कितना लोड यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। देखो यहाँ पे पी सी यू एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स आई स्क्वायर आर, क्या होता है अभी, यहाँ पे जो होता है पी सी यू एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर आर। तो देखो यहाँ पे जो एक्स सी पी यू है, इसकी जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपर लॉस है, ये वाला है आयरन लॉस का। आपको यहाँ पे आपको आकलन करना है,
हमें क्या निकालनी थी इसकी मैक्सिमम कंडीशन। तो मैक्सिमम कंडीशन निकालने के लिए आप यहाँ पे बस इतना कर देना भाई, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देना। और किसके बराबर रखोगे? जीरो के बराबर। जैसे आप जीरो के बराबर रखोगे इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा कॉपर लॉस बराबर में आयरन लॉस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है। आपसे बोलेगा कि ट्रांसफार्मर में या फिर बोल देगा डीसी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है। तो आपको याद रखना है कॉपर लॉस बराबर क्या होना चाहिए? आयरन लॉस। या वेरिएबल लॉस बराबर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट लॉस। ये कॉपर लॉस वेरिएबल क्यों होते हैं, आयरन लॉस कांस्टेंट क्यों होते हैं, आगे हम इनको डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ इस वाली वीडियो में इसमें इस वाले टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, जहां पे हम देख रहे हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो देखिए आपको ट्रांसफार्मर में मात्र 4 टॉपिक पढ़ के जाना है। कंट्रैक्शन पढ़नी है उसकी, कंट्रैक्शन वर्किंग प्रिंसिपल मोस्ट इंपोर्टेंट भाई आने वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपको पढ़ना है इसका भी, पढ़ना चाहो तो इक्विवेलेंट सर्किट जब पढ़ जाना भी, नोट्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद आप पढ़ सकते हो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन और टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर और एफिशिएंसी। बस ये मात्र यही टॉपिक पढ़, आप वोल्टेज रेगुलेशन को स्किप कर सकते हो, मैंने आपको बताया था भी अच्छा टॉपिक है। ये आपको हो सकता है इसको समझने में दिक्कत हो जाए, लेकिन कंट्रैक्शन और इक्विवेलेंट सर्किट और ये आपके पास भी इसमें टेस्टिंग पढ़ के जानी है और एफिशिएंसी, 4 टॉपिक तो आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ के ही जाने हैं। अब बात कर लेते हैं हम हमारा अगला टॉपिक स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर। स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? जो जिनका उपयोग स्पेशल कंडीशन में किया जाता है। उनमें सबसे पहला आपके पास है ऑटो ट्रांसफार्मर, मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ डायग्राम आपको नेट पे मिल जाएगा, जब सर्च करोगे तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। ये रोटरी आर्म्स होती है, इसको आप ऐसे घुमा सकते हो इसकी सहायता से, जैसे मैं समझाता हूँ। इसको आप ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे आप घुमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की ब्रूस लगी होती है जहाँ पे हम कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक बड़ा फायदा होता है कि सिंगल फेज ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफार्मर में मात्र एक ही वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है? एक ही वाइंडिंग होती है। देखो यहाँ पे मान लेते ये प्राइमरी और ये क्या है? सेकेंडरी। तो यहाँ पे ओनली मात्र सेकेंडरी नहीं होती, यहाँ पे कोई सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती, यहाँ पे क्या होती? एक ही वाइंडिंग होती है। अब देखो एक वाइंडिंग अगर होगी तो फायदा होगा, एक तो कॉपर लॉस कम होंगे, आपकी कॉपर की बचत होगी, हल्का बनेगा भी, आसानी से कहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, ये कुछ इसके फायदे हैं। तो देखिए भी आगे, ठीक है, तो ये वाले पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो इंड्यूज ईएमएफ होता है, सेल्फ इंड्यूज ईएमएफ होता है, सिंगल वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, कॉपर की बचत हो जाती है। इस ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है एक ही होती है। मतलब ऐसा नहीं होता भी ये प्राइमरी हो गई ये सेकेंडरी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे होता है अभी, यहाँ पे मान लेते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है इसी का ही भाग होती है। मतलब प्राइमरी जो आपके यहाँ पे जो वाइंडिंग होती है वो आइसोलेट नहीं होती। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? अलग होना। जैसे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग क्या थी हमारे पास? अलग थी। ठीक है, यहाँ पे जो पावर ट्रांसफर होती है दो प्रकार से होती है, एक तो होती है इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर और एक होती है कंडक्टिवली पावर ट्रांसफर। तो दो प्रकार से आपकी यहाँ पे पावर ट्रांसफर होने वाली है। ये आपको डायग्राम मैंने समझा दिया अभी। यहाँ पे ये डायग्राम आपको बना के आना है कि एक ही वाइंडिंग होती है, ये रही वाइंडिंग ऐसे, सेकेंडरी वाइंडिंग का ही एक पार्ट होती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग मान लेते हैं और ये हमारे पास है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट आपको याद रख के जाना है। ठीक है, तो इनको इक्वेशन वगैरह को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको बस इतना करके जाना है। यहाँ पे देखो ये वाला प्रूफ करके जरूर आना है अभी आपको कि इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होती है, इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होती है आपके पास ट्रांसफार्मर में। इंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसका आपको फॉर्मूला ये वाला लिख के आना है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर क्या हो जाएगी? V1 I1। जब इन दोनों में आप डिवाइड करोगे, एक दूसरे में भाग दोगे, तो आपके पास ये कुछ ऐसे आएगा अभी। ठीक है, ये आपके पास जैसे आप समीकरण एक में दो का भाग दोगे तो आपके पास ये आएगा। जब आप इनको अलग अलग डिवाइड करोगे तो देखो ये आपके पास बच गया, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये I1 से I1 कटा, V2 अपॉन V1 बचा। यहाँ पे जो आपके पास निकल के आ रहा है ये आ रहा है अभी 1 - V2 अपॉन V1। देखो V2 अपॉन V1 क्या होता है? अभी मैंने आपको बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसे हम बोलते हैं के। क्या बोलते हैं? के। तो आपके पास क्या आ गया? 1 - के। इसका मतलब क्या है? देखो जब आप यहाँ से क्या करोगे, देखो इसको जब आपने सोल्व कर लिया,
इसको जब आपने सोल्व कर लिया था 1 माइनस के, तो यहाँ पे इंडक्टिवली पावर क्या हो जाएगी, इंडक्टिवली पावर ट्रांसफार्मर 1 माइनस के इक्वल टू ऑटो ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करके आना होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब बोलते हैं भाई कंडक्टिवली पावर कितनी ट्रांसफर होती है। देखो दो प्रकार से पावर ट्रांसफर होती है ना, इंडक्टिवली और कंडक्टिवली। तो जो ट्रांसफार्मर की टोटल इनपुट पावर थी उसमें इंडक्टिवली वाले घटा दो। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार से पावर ट्रांसफर हो रही है, एक तो कौन सी, इंडक्टिवली, और एक कौन सी हो रही है, कंडक्टिवली। देखो आपने क्या किया, आपने कर दिया भाई, ठीक है, इंडक्टिवली वाली पावर आपने निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, जो ऑटो ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर थी उसमें से क्या घटा देंगे भाई, कंडक्टिवली पावर क्या घटा देंगे, वो कंडक्टिवली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इनपुट वाली को घटा देंगे। कंडक्टिवली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इनपुट वाली पावर को घटा देंगे। तो देखिए अभी हमारे पास हमने क्या किया, ऑटो ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर में से कंडक्टिवली पावर हमारे पास ये वाली आई थी। हम जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, I1 और V2, क्या बचा, आई, देखो आपके पास इससे आपने इसको कैंसिल आउट कर दिया, I1 और V2 आपके पास बचा। अगर हम बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर क्या थी, V1 अपॉन में I1 थी। ठीक है, अब देखो दोनों में अब भाग दे दो, फर्स्ट वाले में कंडक्टिवली, तो ये रहा आपके पास, और ऑटो ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर क्या है, V1 और I1, तो I1 से I1 कट गया, आपके पास मात्र क्या बच गया, K बच गया। तो कंडक्टिवली पावर ट्रांसफार्मर होगी आपके पास K गुना ऑटो ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर। एक चीज आप हमेशा याद रखना, कंडक्टिवली जो पावर ट्रांसफर होती है वो आपकी भी ज्यादा होती है किससे, इंडक्टिवली पावर से ट्रांसफर होने से। अब यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट तो याद करके ही जाना है, आपसे पूछा जाएगा भी कि देखो आपको याद क्या करके जाना है, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में, सिंगल वाइंडिंग होती है, कॉपर की बचत हो जाती है, लॉसेस कम होते हैं। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, हल्का होता है, आपको डायग्राम बनाना है। देखो जो मैंने डेरिवेशन करवाई कोई जरूरी नहीं आप याद करो, आपको ये वाला तो याद करके जाना, एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या है इसका, एडवांटेज ये है ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से कॉपर मटेरियल की बचत हो जाती है, भी मैंने बता दिया अभी। एफिशिएंसी, लेकिन इससे एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इसकी कम हो जाती है, याद रखना। ठीक है, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी भी, कम कैसे हो जाएगी, एक सेकंड रुक जाओ भैया, ठीक नहीं हो रहा ना, ये वाला ठीक नहीं हो रहा है ना। देखो इसको थोड़ा ठीक कर लेना। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में देखो आपने एक ही तो वाइंडिंग का उपयोग किया, एक वाइंडिंग मतलब लॉस भी क्या होंगे, कम। अगर लॉस कम होगी तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी भी है ना, कम नहीं होगी। उसके बाद देखो ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज का मान कम ज्यादा किया जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टार्टर के रूप में करते हैं, अगले सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे भाई, देखना जब हम एसी मशीन पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टार्टर के बारे में बात करेंगे। स्टार्टर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। देखो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज आपकी होती है उसकी रेंज आपको याद रखनी है, 15 से 45 वोल्ट। देखो 15 से 45 वोल्ट, और आपकी जो करंट होती है वो होती है 200 से 600 एम्पियर। तो ये आपको तो याद रखना है ना, ये रेंज आपको याद रखना है। अब देखिए ये बनता कैसे है, देखो ये रहा आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है पेपर में जब भी आएगा। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। स्टेप डाउन का मतलब क्या है, वोल्टेज तो क्या हो जाती है कम, लेकिन करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हमें जब वेल्डिंग करते हैं तो ज़्यादा मात्रा होती है करंट की, करंट मतलब हीट की मात्रा हमें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें स्टेप अप, तो स्टेप अप में देखो प्राइमरी में टर्न्स तो कम रहेंगे, लेकिन सेकेंडरी में टर्न्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उससे इससे पहले वाले में थोड़ा बहुत आपको समझा दिया होगा सारी बातें कि आपका ऑटो ये स्टेप अप क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किया जाता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में टेपिंग की जाती है, और टेपिंग हमेशा करते हैं हाई वोल्टेज के मिड पॉइंट पर करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, आर्क वेल्डिंग में और स्पॉट वेल्डिंग में। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं के फैक्टर ट्रांसफार्मर। देखो के फैक्टर ट्रांसफार्मर में टोटल हार्मोनिक्स करंट फ्लो होती है। यह ट्रांसफार्मर अपनी किसी भी
टेम्परेचर लिमिट पर आसानी से कार्य कर सकता है। के फैक्टर का मान 1 से 50 हो सकता है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए के फैक्टर का मान 1 होता है, जबकि खराब ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान कितना होता है? 50 होता है। तो ये पॉइंट आपको सारे याद करके जाने हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। ये के फैक्टर के बारे में आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। के फैक्टर पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं? के फैक्टर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? के फैक्टर ट्रांसफार्मर की सहायता से आपका जो पावर फैक्टर क्या हो जाता है? इंप्रूव हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इंसुलेशन ब्रेकडाउन भी कम होता है और ओवर हीटिंग से भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है भी सीटीपीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो इसको देखो अगर आपको यहाँ मशीन में नहीं आता तो आपको भी मेजरमेंट में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ के ही जाना है। देखो सीटी का मतलब क्या होता है? करंट ट्रांसफार्मर। पीटी का मतलब होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर मैं बात करूं हाई करंट को मेजर करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं? सीटी का। हाई वोल्टेज को मेजर करवाना है तो हम उपयोग करते हैं पीटी का। तो यहाँ पे आपको ये वाला डायग्राम आपको बना के आना है। यहाँ पे देखो ये जो दर्शाता है भाई, ये वाला जो दर्शाता है, ये होता है हमेशा हमारे पास कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है सीटी में, और ये होता है पीटी। पीटी में होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो जो आपका सीटी होता है उसमें जो सेकेंडरी साइड होता है एक एमीटर लगा होता है, जबकि बात करें पीटी में, तो पीटी में यहाँ पे एक लगा होता है वोल्ट मीटर। तो आपको ये डायग्राम आपको बना के आना है। आपकी अगर हम बात करें सीटी में जो होती है उसमें एक ही टर्न्स होती है, उसे हम बोलते हैं बार प्राइमरी, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना के आना है। ये आपका होता है सीटी का, ये होता है पीटी का, ये होता है स्टेप अप, ये होता है स्टेप डाउन, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट याद रखने इन दोनों में अंतर भी, ठीक है। देखो पहला पॉइंट क्या है? हाई करंट को मेजर करता है। ये किसको कर देगा? हाई वोल्टेज को। सीटी में जो सीटी को, देखो सीटी को ऐसे याद रख सकते हो आप एमीटर की तरह। तो एमीटर हमेशा कैसे लगता है? सीरीज में। और आपके पास जो पीटी होता है वो जो एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में, और जो वोल्टमीटर होता है वो क्या किस में लगता है? पैरेलल में। देखो पीटी को पी से याद रख लो, पी मतलब पैरेलल, और जो सीटी है भी सी से याद रख लो, सीरीज, ठीक है। तो सीटी हमेशा किस में लगेगा? सीरीज में। इसके बाद देखो सीटी के सेकेंडरी में एमीटर जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या जोड़ते हैं? वोल्टमीटर। इतना इतना आपको याद रखना है। सीटी का सेकेंडरी जो होता है शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है भी कि वो शॉर्ट सर्किट की तरह जरूर काम करे, ठीक है। वो ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी का टर्मिनल अर्थ से जुड़ा होता है, जिससे इंसुलेशन ब्रेकडाउन से प्रोटेक्शन हमें मिलती है। और यहाँ पे देखो पीटी का सेकेंडरी एक टर्मिनल अर्थ से जुड़ा होता है, जो कि हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे मतलब इंसुलेशन का ब्रेकडाउन होने से बचाता है, जबकि यहाँ पे हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सीटी की सेकेंडरी को कभी हम ओपन सर्किट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज बनती है जिससे हमें खतरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ओपन रह सकती है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यह इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, और इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगर आपने डायग्राम भी देख लिया तो आपको सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। ये 7 से 8 पॉइंट है। आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटी पीटी दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप ये यहाँ नहीं मिलेगा तो मेजरमेंट में जरूर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो ये आपके पास भाई ऑटो ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखो 3 फेज ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर बैंक और ट्रांसफार्मर यूनिट। दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। देखो इसमें 3 कोर होती है, 12 बुशिंग होती है, 3 यूनिट होती है। इसमें देखो 1 कोर होती है, 6 बुशिंग होती है, और 1 ही यूनिट होती है, जैसे समझना भी। इसमें क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर बैंक में 3 आप ऐसे आपने ट्रांसफार्मर लगाए, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बैंक। जबकि इसमें क्या होता है, इस वाले में हम क्या करते हैं? तीनों कोरों को एक साथ लगा देते हैं, तीनों कोर को एक साथ लगाते हैं, तो पूरा एक कोर बन गया। नहीं वाला एक कोर बन गया, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर यूनिट। और यहाँ पे क्या बन जाता है? ट्रांसफार्मर बैंक। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कोर होती है, जबकि यहाँ पे एक ही कोर होती है तीनों में। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो कॉस्ट क्या होती है इसकी? हाई होती है।
वो कोर लॉस क्या, देखो 3 कोर है, 3 कोर है तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा लॉसेस होंगे। यहाँ पे लॉसेस क्या होते हैं, कम। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम। देखो लॉस ज़्यादा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। इस वाले ट्रांसफार्मर को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं लेके जा सकते भाई। ऐसे मान लो ये बैंक है, इसमें 3 आपके पास ट्रांसफार्मर है ऐसे, तो कैसे लेके जा सकते हो अभी। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही कोर में अगर आपने लगा रखा है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर यूनिट, ठीक है। तो इस वाले ट्रांसफार्मर को आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हो। इस वाले में देखो मेंटेनेंस में रिपेयर करना आसान है, क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों क्या है, अलग अलग है। अलग अलग अगर होंगे तो यहाँ पे मेंटेनेंस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे मेंटेनेंस करना क्या होता है, हार्ड होता है। देखो ये वाला जो होता है ज्यादा जगह घेरता है। सोच के देखो 3 ऐसे आपने लगाए और आपने एक जगह लगाए तीनों को, तो देखो कम जगह घेरेगा ये वाला। ये क्या होता है, ज्यादा जगह घेरता है ये वाला, ठीक है। इसकी लेकिन एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। वो एक्यूरेसी या मतलब रिलायबिलिटी, यहाँ पे विश्वसनीयता को क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी क्या क्या होती है, हाई। इसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, लो होती है। दोनों में आपको अंतर याद करके जाने हैं। अब हम बात करते हैं, 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखो पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमेशा लगा होता है अपने घर के बाहर जो पोल होता है वहां पे, जबकि पावर ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन पर लगे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 33 केवी से कम का होता है। ये देखो 33, 66, 132, 220, 400 ज्यादा होगा भी। यहाँ पे लोड क्या होता है, चेंज। देखो आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहां पे हमेशा लोड चेंज होता है। कभी आपने पंखा ऑन किया, नहीं किया, लेकिन पावर स्टेशन पर लोड हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, वहां पे चेंज नहीं होता। अगर हम बात करें तो इसको जो डिजाइन किया जाता है 70 से 75% ऑफ फुल लोड पर। इंपॉर्टेंट अभी आने वाला क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। जबकि पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा हम फुल लोड पर डिजाइन करते हैं। इसमें देखो आयरन लॉस, कॉपर लॉस क्या होते हैं, वेरिएबल। जबकि यहाँ पे आयरन लॉस क्या होते हैं, कांस्टेंट। और जो कॉपर लॉस होते हैं वो भी क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम 3 फेज 4 वायर डेल्टा स्टार कनेक्शन का उपयोग किया करते हैं। जबकि यहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन 3 फेज 3 वायर का हम उपयोग करते हैं, जो आप सर्किट में पढ़ के आए होगे भी, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो होती है कॉस्ट क्या होती है, कम आती है। और यहाँ पे जो कॉस्ट आती है वो क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या आती है आपकी, ज्यादा कॉस्ट आती है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पढ़ के जाने हैं भी 3 फेज ट्रांसफार्मर में, कि ट्रांसफार्मर बैंक के बारे में और ट्रांसफार्मर यूनिट के बारे में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों में डिफरेंस आपको पता ही होना चाहिए। अब बात करते हैं इससे आगे। अब बात करते हैं पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान से पढ़े इसको। एक सेकंड रुक जाओ अभी, है ना। ठीक है, तो देखो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो पैरेलल ऑपरेशन हम करते क्यों हैं, इससे पहले हमें ये पॉइंट आपको पढ़ने भी, कि पैरेलल ऑपरेशन 3 फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करने से रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके बाद हमें इनको पैरेलल में कनेक्शन करने से हम क्या कर सकते हैं, इनका मेंटेनेंस आसानी से कर सकते हैं। देखो सोच के देखो, पैरेलल ऑपरेशन से कनेक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब समझना, ये बस बार आपकी एक ट्रांसफार्मर आपने यहाँ पे लगा दिया, एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा दिया। इन दोनों से सप्लाई आपने कहाँ पे दे दी, बस बार से। देखो पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया, मान लेते हैं ये 10 केवीए का है और ये भी कितने का है, 10 केवीए। सबसे पहले देखो दोनों को जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 20 केवीए आपके पास हो गया, मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपकी केवीए रेटिंग बढ़ गई, ज्यादा लोड आप चला सकते हो। अब होगा क्या, मान लो आपका ये वाला खराब हो गया, तो आप इससे भी तो काम चला सकते हो, तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर ये खराब हो गया तो इससे आप काम चला सकते हो, मतलब कंटिन्यूटी लगातार आपको सप्लाई मिलती रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास ज़्यादा वोल्टेज, आप ज़्यादा लोड को कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा मान लो लोड बढ़ा तो हम एक और ट्रांसफार्मर लगा देंगे, मतलब इसका एक्सपेंडिचर भी क्या होता है, आसान होता है। तो ये पॉइंट आपको याद करके ही जाने हैं। अब मेंटेनेंस करना हो, मान लेते हैं भाई, मान लो इसका मेंटेनेंस करना है आपको, इस वाले का, तो भी आप क्या करोगे, इसका मेंटेनेंस कर लो, ये तो चालू रहेगा। अगर इसका मेंटेनेंस करना हो, इसका मेंटेनेंस करना हो तो ये चालू रहेगा, मतलब कंटिन्यूटी आपकी क्या रहेगी, बनी रहेगी। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चलाने पर आपको कंडीशन याद रखनी है, पोलरिटी सेम होनी चाहिए, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, टर्न रेशियो सेम होना चाहिए और फेज ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
ये अनडिजायरेबल है, एफ है, वो आपके पास कंडीशन है कि एस व्यतक्रमानुपाती 1/z, मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपका इम्पीडेंस के इनवर्सली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और इसके बाद देखो एक्स बाई आर रेशियो क्या होता है आपका, सेम रहता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। देखो आपसे बोलेगा ट्रांसफार्मर की पैरेलल में कनेक्ट करने की कंडीशन क्या होती है, 4 पॉइंट आपको करके जानी मस्ट बी, या असेंशियल पूछेगा तो ये वाली पूरी कंडीशन चारों चारों। और ये जो आगे मैंने बताया ये दोनों होते हैं डिजायरेबल, मतलब इच्छा है, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये दोनों पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं पैरेलल ऑपरेशन के अंतर्गत। अब देखिए एडवांटेज क्या होता है में ऑपरेशन में कनेक्ट करने से, देखो मैंने बताया अभी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, पैरेलल ऑपरेशन में चलाने पर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस करना क्या हो सकता है, आसान हो जाएगा। और पैरेलल ऑपरेशन में चलाने से कंटिन्यूटी आपकी बढ़ जाएगी। अब डिसएडवांटेज, देखो डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी बात भाई इंडिया में कॉस्ट देखते हैं, सोच के देखो 2 ट्रांसफार्मर आप लगा रहे हो तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और देखो 2 ट्रांसफार्मर को लगाने पर भी ये बताओ ज्यादा जगह घेरेगा नहीं घेरेगा, मान लो 2 ट्रांसफार्मर आपने ऐसे लगाए तो ज्यादा जगह घेरेंगे नहीं घेरेंगे, ये दोनों क्या होती है इसकी डिसएडवांटेज, आपको पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। देखो मान लो आपको आपके गांव में एक आपने नया कनेक्शन लेना है तो आप डीपी लगवाते हो, जिसे आप बोलते हो भी गांव में तो डीपी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ ट्रांसफार्मर अब हमें लगवाना है तो हमें क्या क्या पॉइंट देखने पड़ेंगे, सबसे पहले उसकी देखनी पड़ेगी रेटिंग देखनी पड़ेगी। उसके बाद टेपिंग हमें कहाँ करनी है, सेकंड पॉइंट आपको ये पढ़ के जाना है, टेपिंग कहाँ पे करेंगे, कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ के जाना है। इम्पीडेंस कितना है ये पता करना है, और टर्मिनल अरेंजमेंट कैसा है भी ये आपको पता करना है। ये पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं, 5 के 5 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं अमोर्फियस कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए कि अमोर्फियस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। बस हम क्या करते हैं यहाँ पे जो कोर यूज करते हैं वो अमोर्फियस टाइप कोर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर की सहायता से एनर्जी को कुशलता पूर्वक आदान प्रदान किया जा सकता है, मतलब एनर्जी को आसानी से ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील के ना बना के हम और किसका उपयोग करते हैं, अमोर्फियस कोर टाइप ट्रांसफार्मर के उपयोग करते हैं, याद रखना। यह कोर बोरोन सिलिकॉन फास्फोरस आयरन से मिलाकर बनी हुई होती है, बस आपको इतना याद रखना है। ये पॉइंट इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस व हिस्टेरिसिस लॉस बहुत ही कम होते हैं। देखो सिलिकॉन स्टील वाले से थोड़े हमारे पास लॉस तो हो रहे थे लेकिन थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, उनको ज़्यादा कम करने के लिए हमने किसका उपयोग कर लिया, अमोर्फियस टाइप कोर का उपयोग कर लिया। अब इसके एडवांटेज क्या है, देखो आपका जो लॉसेस है 70% तक कम हो जाएंगे। नो लोड लॉस कम होने से ट्रांसफार्मर टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्मोनिक्स वेव कंप्रेस हो जाएगी, आपकी हार्मोनिक्स की जो समस्याएं होती है वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसमें जो कुछ ही समय में लागत मूल्य के अनुपात में भी लाभ मिलता है, मतलब क्या है हमें क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा, हमारा जो कॉस्ट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो देखो इसकी जो एफिशिएंसी होती है कम होती है, ये ब्राइटल होती है, भंगुर प्रकृति की होती है, तुरंत क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। थोड़ा सा ही आपने मैकेनिकल स्ट्रेस आई ये तुरंत क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। शॉर्ट सर्किट अमोर्फियस मेटल की एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ही कम देता है। तो ये आपको याद रखना है, सारे पॉइंट आपको इसमें। हायर फेरिबल रेटिंग के निर्माण के लिए मेटल भंगुर होने के कारण टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ये आपको दो सारे पॉइंट याद रखने हैं भी, इनके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। ये थ्योरेटिकल है तो आपको ये पूरा पढ़ के जाना है, इतना आपको तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर की तुलना में अमोर्फियस टाइप कोर ट्रांसफार्मर की लोड एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, इतना आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो आपको देखना है पोलरिटी टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। देखो पोलरिटी का मतलब क्या होता है, हम क्या करें भी, पोलरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर में करते क्या है, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के मध्य हम लगाते हैं एक वोल्ट मीटर। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। देखो पहले वाले केस में मान लेते हैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और सेकंड वाले में देखो, ठीक है। देखो पहले वाले केस में क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट हमेशा किसको दर्शाता है, प्लस को, इतना याद रखना, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। आप केवीएल लगाओ भी, क्या लगाओ, केवीएल, ठीक है, ऐसे लगाना है। तो पहले आएगा आपके पास E1 प्लस में, आगे बढ़े माइनस का V1, आगे बढ़े माइनस का E2।
तो अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो V1 आ जाएगा E1 माइनस E2। क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। इसका मतलब क्या है? अगर इतना आपका रिजल्ट आता है तो इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। अगर देखो ये किस में आ जाए? प्लस में। जैसे देखो मैंने क्या किया, अगले वाले में डॉट को कहाँ लगा दिया? नीचे। जैसे मैं इसको लगाऊंगा देखो पहले आएगा प्लस, माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस, E1 माइनस V1 प्लस E2, ये आपने सर्किट में पढ़ा होगा। तो देखो V1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। इसे बोलते हैं एडिटिव पोलैरिटी। सेम इसी प्रकार देखो आपके होता है यहाँ पे थ्री फेज में भी। देखो थ्योरी में यही बात आपको लिखी हुई मिल जाएगी अच्छे से, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है आपको। ठीक है, ये पोलैरिटी टेस्ट ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर सिंगल फेज पूछ सकता है आपसे, थ्री फेज भी सेम यही सारी प्रोसेस इसमें होने वाली है। ये थ्योरी में जो बातें लिखी हुई है, जो मैंने आपको बोला है वही मैंने लिखवाया, तो आपको ये पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो आपको ये वाला और पढ़ के जाना थोड़ा सा कि फेज आउट टेस्ट आ सकता है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इंपॉर्टेंट जो था वो यही था, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये देखिए आपका ट्रांसफार्मर हो गया पूरा कंप्लीट। ट्रांसफार्मर में देखो अब मैं आपको डिटेल बता देता हूँ भी कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो देखो मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर, तो आपके पास ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के हैं। एक तो सिंगल फेज, एक ऑटो स्पेशल वाला, और एक ये आपके पास है थ्री फेज। देखो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में से तो मैंने बता दिया आपको क्या पढ़ के जानी, कंट्रैक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, यहाँ पे पढ़ के जानी आपको एफिशिएंसी, टेस्टिंग पढ़ के जानी है, और टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टेस्टिंग। बस इतना आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पेशल में, तो देखो स्पेशल में ऑटो को तो पढ़ के जाना है, के फैक्टर ट्रांसफार्मर को पढ़ के जाना है, और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को भी आपको पढ़ के जाना। तीनों ट्रांसफार्मर में से आपको एक मिलेगा 8 नंबर में। अब थ्री फेज में देखो पावर ट्रांसफार्मर व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में अंतर आपको पता होना चाहिए। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसफार्मर बैंक क्या होता है, ट्रांसफार्मर यूनिट क्या होती है, ये पता होना चाहिए। CTPT के बारे में पता होना चाहिए, और जो मैंने आपको टेस्ट करवाए हैं इनके बारे में आपको पता हुआ होना चाहिए। अगर आपने इतना भी कर लिया ना भी, तो आपको अच्छे से ना अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपको बैक बिल्कुल नहीं लगने वाली है। अब हम बात करेंगे टीसी मशीन की। देखो पढ़ाने का बहुत है, मैं फिर कह रहा हूँ भी, तो आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ के जाने हैं जहां से क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं। ठीक है, वरना भी मशीन पढ़ाना भी लगभग 3 से 4 महीने की बात होती है, और वहां पे हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं, आपको इतने ही पढ़ के जाने हैं। अब बात करते हैं डीसी मशीन की। तो भी स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल मशीन। देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन जो होती है, अगर आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है, तो देखो आपको पहले इलेक्ट्रिकल मशीन से पहले आपको पता होना चाहिए मशीन क्या होती है। ठीक है, तो मशीन वह होती है जो किसी भी काम को क्या बना दे, आसान बना दे। क्या बना दे? आसान बना दे। क्या बन जाती है? मशीन बन जाती है। जैसे कि मैं बोलूँ भी, जैसे मान लो मुझे आपसे बात करनी थी, कांटेक्ट करना था भाई, करने को तो मैं क्या करता, जैसे पुराने जमाने में किया करते थे भी, यहाँ से एक कबूतर को पकड़ा भी, उसको पकड़ा, उसकी पैर में चिट्ठी वगैरह बांधी और हम भेज देते थे भी। इस प्रकार भी हम मैसेज को ट्रांसफर किया करते थे। लेकिन ये आसान तरीका नहीं था। मान लो किसी का मैसेज किसी के पास और पहुंच जाए, भाई किसी ने कुछ लिखा हो और किसी के पास कुछ पहुंच जाए, तो ये तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें आसानी करने के लिए, किसी भी चीज को आसान बनाने के लिए, हमने ये हमें जो काम में ली जाती है उसे बोलते हैं मशीन। जैसे कि हमने हमारे मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए फोन का निर्माण कर दिया, तो फोन भी एक प्रकार की क्या है? मशीन है। मशीन का मतलब क्या होता है? जो आपको आपके सभी काम क्या बना दे? आसान बना दे। जैसे आप भाई क्लास वगैरह देख पा रहे हो, तो आपको आपके पास फोन है भाई, वैसे तो आप पढ़ने स्कूल में जाते, लेकिन आपको इजी करनी थी सारी चीजें, इसलिए उसको आपने क्या बोला भाई? मशीन। तो आपको इतना याद रखना है, जो किसी भी काम को क्या बना दे? आसान बना दे, वही क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। लेकिन भाई हमारा काम मशीन से थोड़ी ना है, इलेक्ट्रिकल मशीन से। किससे हमारा काम भाई? इलेक्ट्रिकल मशीन से। तो याद रखना, आपसे जब भी पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होती है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिकल मशीन एक मैकेनिकल इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या होता है अभी, कि देखो इलेक्ट्रिकल, देखो आप देखो नाम से देखो, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस मतलब क्या है? आपकी अगर इलेक्ट्रिकल मशीन
इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपकी कन्वर्ट किस में हो जाए, मैकेनिकल में, और मैकेनिकल सप्लाई कन्वर्ट किस में हो जाए, इलेक्ट्रिकल में, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो देखो मशीन जो होती है वो दो टाइप की होती है भी, एक होती है मोटर और एक होता है भी जनरेटर, मोटर और जनरेटर। ठीक है, मैं आपको एक ही में समझाने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ, कोई फर्क नहीं होता दोनों में, दोनों ही होती है, सेम होती है। देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो देखो पहले मैंने बात की, मान लो आपने क्या दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, और वो कन्वर्ट किस में हो जाए भी, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब देखो जैसे आप घर में जो पंखा होता है आप सप्लाई ऑन करते हो, तो जैसे आपने स्विच को ऑन किया, आपने क्या दी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, और वो कन्वर्ट किस में हो गई, मैकेनिकल में, तो वो हम बोलते हैं वो मोटर बन गई। क्या बन जाती है, मोटर। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आपने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी दी और इलेक्ट्रिकल सप्लाई बना दे, उसे हम क्या बोलते हैं अभी, जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम जनरेटर बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है भी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाए, इलेक्ट्रिकल में, क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा भी जनरेटर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए मैकेनिकल में तो वो बन जाएगा मोटर। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। जैसे ऐसे मान लो जब हम शादी वगैरह करवाते हैं भी, तो शादी वगैरह में देखो फर्जी वाली शादी की नहीं बात करेंगे भी अपन, हम बात करेंगे जो नेचुरल जेन्युइन होती है। तो उसमें क्या होता है, एक लड़के वाले का पक्ष होता है, और है ना, इसके बाल थोड़ा ठीक बना देते हुए, शादी हो रही है इसके ना, अब तो बेइज्जती नहीं करेंगे इसकी, ठीक है। और एक होता है लड़की वालों का पक्ष, ठीक है, एक कैसा होता है अभी, लड़की वालों का पक्ष होता है, ठीक है, और एक किसका होता है, लड़के वालों का पक्ष होता है। तो हम क्या करते हैं भी, इन दोनों की शादी करवाने के लिए एक आता है इनमें मेन कैंडिडेट जो होता है बिचौलिया। कौन होता है, बिचौलिया। देखो बिचौलिया का मतलब क्या है, ये इधर से भी खाएगा और इधर से भी खाएगा। मतलब क्या है, अगर अच्छी शादी होगी तो अच्छी चीजें मिलेंगी, नहीं तो भी इसको अच्छी अच्छी बातें सुननी पड़ेंगी। मतलब इसका काम क्या है, बिचौलिया का खाने का काम, मतलब कुछ ना कुछ खाएगा ही, ठीक है। तो बिचौलिया के बगैर शादी नहीं हो सकती, आपको इतना याद रखना है। मतलब इधर वाला ट्रांसफर इधर नहीं हो पाएगा, इधर वाला ट्रांसफर इधर नहीं हो पाएगा। फर्जी शादी की हम बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले, जेन्युइन शादी की बात करेंगे। मतलब क्या है, अगर हम बात करें तो भाई इसको इधर जाने के लिए और इसको इधर जाने के लिए हमें एक मेन कैंडिडेट बिचौलिए की आवश्यकता होगी। जो इसी प्रकार देखो हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन में भी एक बिचौलिया होगा, जिसे हम बोलेंगे फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिकल मशीन को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बिचौलिए की आवश्यकता होगी। और बिचौलिया क्या होता है, फ्लक्स। क्या होता है, और फ्लक्स। और एक चीज और आपको याद रखनी है, जो बिचौलिया होता है फ्लक्स, जो फ्लक्स क्या होता है, बिचौलिया। तो ये फ्लक्स जो प्यार करता है ना अभी, वो करता है अभी लोहे से। किससे करता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल मतलब लोहे से क्या करता है, प्यार करता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मान लो इधर से क्या जा रहा था, फ्लक्स। क्या जा रहा था, फ्लक्स। इसको दो चीजें दिखी, एक तो देखी लकड़ी दिखी, मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, और ये मान लेते हैं अभी लोहे का टुकड़ा है। तो भी इसको पता है भी इसका संबंध किससे है, भी लोहे से। तो पूरा देखो, ये तो लकड़ी का टुकड़ा था और ये लोहे का था, फेरस था। तो पूरा फ्लक्स यहां से गुजर जाएगा, इसको देखते ही पूरा फ्लक्स यहां से गुजर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर की जब हम कोर बनाते हैं तो वहां बनाते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की। किसकी बनाते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। कौन कौन से होते हैं, फेरस हो गया, निकिल हो गया, आपका कोबाल्ट हो गया, और स्टील हो गया। तो आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट याद रखने हैं भी, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो भी इलेक्ट्रिकल मशीन में दो चीजें हमें मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास पता होना चाहिए फैराडे का नियम, और एक पता होना चाहिए लेंज का नियम। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं भाई, फैराडे का नियम क्या होता है और लेंज का नियम क्या होता है। अभी डिटेल में हम सारी बातें नहीं करेंगे, आपको सीधा इसका पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी याद रखनी है कि जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा सापेक्ष गति कराई जाती है, तो उसमें क्या बन जाती है, वोल्टेज बन जाती है। फैराडे का फर्स्ट नियम है। क्या बन जाती है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, सापेक्ष गति कराई जाती है, तो क्या बन जाती है, वोल्टेज बन जाती है। फैराडे का फर्स्ट नियम। अगर हम बात करें फैराडे का सेकंड नियम क्या होता है, तो फैराडे का सेकंड नियम ये होता है कि जब किसी चालक को देखो, फैराडे का नियम फर्स्ट नियम क्या था, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, सापेक्ष गति कराई जाती है, क्या बन जाती है, वोल्टेज।
इसके बाद अगर हम बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं अभी, सेकंड नियम। तो सेकंड नियम ये बोलता है कितनी आपकी वोल्टेज बनेगी, तो जो वोल्टेज बनेगी E इक्वल टू वो समानुपाती होगी डी फाइव बाई डी टी के। किसकी होगी भाई, E इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। देखो डी फाइव बाई डी टी नहीं होता ना भाई, ये थोड़ा गलत लिख रखा है इन्होंने, ये होता है E इक्वल टू ई समानुपाती डी लैम्बडा बाई डी टी। जहां पे जो ये लैम्बडा होता है ना, इसका मान होता है एन फाइव। क्या होता है, एन फाइव। तो जब भी हम इसको हटाएंगे भी, किसको हटाएंगे भी, समानुपाती को। अरे भी देखो ऐसे मान लो ई समानुपाती होता है डी लैम्बडा बाई डी टी, ठीक है, डी लैम्बडा बाई डी टी, जहां पे लैम्बडा होता है एन फाइव। क्या होता है, एन फाइव। अब देखो एन फाइव जब वैल्यू रखोगे समानुपाती हट जाएगा, तो ये आता है एन डी फाइव बाई डी टी। क्या आ जाता है, एन डी फाइव बाई डी टी। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो ये लैम्बडा क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई आपका भी कोई वायर था, आपने क्या दे दी इसमें, सप्लाई दी। क्या दिया आपने, सप्लाई। सप्लाई देने पर आपको पता है अभी चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, वोल्टेज बनना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब वो वोल्टेज कैसे बनेगी, अब देखो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, इसी वीडियो के नीचे मैं इस क्लास को देखो, आप जब भी इस क्लास को करोगे तो मैं आपको करना क्या है, इस क्लास के वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। आपको उससे इस वाली क्लास से पहले वो वाली क्लास देखनी है। वहां पे मैंने फैराडे का नियम डिटेल में समझा रखा है। लगभग आधे घंटे में मैंने फैराडे का नियम समझाया होगा। अगर आपने वो फैराडे का नियम समझ लिया, आने वाले भाई अब मैं जो समझाने वाला हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वोल्टेज कैसे बनती है, सारी बातें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भी, आप उस क्लास को जरूर देखें। मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ, अब समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज बन जाएगी फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग। अब ये कैसे बनेगी, अगर मैं फैराडे का नियम समझाता हूँ तो बहुत टाइम चला जाएगा, हमारा ये क्लास का रिवीजन होगा नहीं। ये क्लास हम भी किस पर्पज से पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत हमारे काम आ जाए, हम अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। तो समझने वाली चीजें आपको समझनी है वहां पे, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे आपने क्या किया अभी, इसमें सप्लाई दी, सप्लाई देने पर क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा, फ्लक्स। तो एक वैज्ञानिक आता है वो स्टेट जो बोलता है फ्लक्स बनता है। अब देखो इन्हें ही बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो आपने क्या दी, सप्लाई देनी, करंट दी, करंट देने पर क्या बना है, फ्लक्स। और फ्लक्स क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किससे, ट्रांस से। किससे लिंक कर रहा है, ट्रांस से। इसे ही क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज, मतलब एन फाइव। तो ये आपके पास भी फैराडे का नियम हो चुका। अब बात करते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या बोलता है, देखो लेंज का नियम क्या होता है, जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज। रिजल्ट हमेशा अपने उत्पन्न होने वाले कारण का विरोध करता है। तो देखो यहाँ पे जो E इक्वल टू आया है, E इक्वल टू माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी आता है। ये जो माइनस आता है ना भाई, ये किसको दर्शाता है, लेंज के नियम को ही समझाता है। देखो अगर आपने अगर वो क्लास देख ली ना, फैराडे का नियम और लेंज का नियम, तो मैं इतना कह रहा हूँ भी, आप जिंदगी में कभी फैराडे का नियम नहीं भूलने वाले, ना ही लेंज का नियम भूलने वाले। क्योंकि वहां पे मैंने हर एक चीज डिटेल में बताई है। लगभग आधे घंटे की क्लास है, आप फास्ट मोड करके भी उसको देख लेना भी, आपको फैराडे का नियम अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम डीसी मशीन की। देखो डीसी मशीन को करने से पहले हम देखेंगे भी, आपने पढ़े होंगे भी फ्लेमिंग के राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए भी, फ्लेमिंग का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल कैसे याद करोगे, देखो एक होता है जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, एक होता है मोटर, ठीक है। तो कैसे याद करोगे, शॉर्ट तरीका देखो भी, कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले आपको। कब बहुत कंफ्यूजन होता है भी कि राइट हैंड किस में लगेगा और लेफ्ट हैंड किस में लगेगा। तो देखिए भी, जनरेटर की बात करें तो देखो लास्ट वाले अक्षर को तो भूल जाओ आप, दोनों में आर आ रहा है ना, तो इनको तो भूल जाओ। अब देखो जनरेटर की बात करो, तो देखो जनरेटर में बीच में क्या आ रहा है, आर। क्या आ रहा है, आर। इसमें किसी प्रकार का आर नहीं आ रहा, लास्ट वाले को भूल जाओ। अब देखो आपको आर से याद रखना है, यहां बन जाएगा राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल। बस इतना सा याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल। आपको देखो जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जनरेटर में कौन सा लगता है, तो आप दिमाग में आना चाहिए आर। आर मतलब राइट हैंड हो जाएगा यार। बात करते हैं मोटर, मोटर बच जाएगा भी लेफ्ट हैंड रूल। अब दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए भी कैसे सेम होंगे, देखो जैसे ये आपका अभी हाथ है, अब बनेगा तो नहीं है ना, ट्राई करते हैं बनाने का, ठीक है। तो कोशिश ही कर सकते हैं भी, है ना। तो ये मान लेते हैं आपका हाथ है, ऐसे कुछ, ठीक है, ठीक है।
देखना भी, समझना है ना। बात कर रहे हैं भी मोटर के बारे में, बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? मोटर की। इनके हाथों को थोड़ा रंग देते हैं भी ना, थोड़े खुश हो जाओगे भी तुम थोड़े, है ना। तो ये कुछ हाथ, हाथ तो नहीं बन रहा भाई, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। अच्छे से बना देते हैं, एक सेकंड बस, है ना। थोड़ा ठीक ही बना लेते हैं। तो देखो भी, ओ, ये लो भाई, हाँ, अब ठीक बन गया। ठीक है, तो देखिए भी, 4 अंगुली बन गई इसके ना, 5 बनानी पड़ेंगे अपने को ना। तो 5 एक और बना देते हैं। ठीक है, एक सेकंड भाई, ठीक है, मान लेते हैं एक ही है अंगुली, है ना, 5 अंगुली। ठीक है, फिर कट हो गया भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ये भी कर देते हैं ना इसको। तो ये मान लेते हैं आपका हाथ है, ये मान लेते हैं हाथ है। ठीक है, तो ये बन गया आपका हाथ भी। ठीक है, और ये आपकी अंगुलियां हैं। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अगर मैं बात करूं राइट हैंड, तो राइट हैंड का मतलब क्या है भाई? आप बोलोगे सर राइट हैंड का मतलब है जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या है भाई? जनरेटर का मतलब क्या बनाएगा? सप्लाई बनाएगा। क्या बनाएगा? सप्लाई। ठीक है, तो देखो आपको याद कैसे रखना है। देखो 3 अंगुलियां होती है भाई। पहले ये फर्स्ट फिंगर, ये आपकी भाई देखो, ये तो आपकी हो गई मिडिल फिंगर, ये होती फर्स्ट फिंगर, और ये आपकी होता थंब। देखो थंब मतलब, थंब में एम आ रहा है, एम से बनेगा मोशन। क्या बनेगा? मोशन। मोशन मतलब गति। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो आपका जो देखो फ्लेमिंग के जो दोनों रूल एक में ही मैं समझा दूंगा भाई। ठीक है, तो जो अंगूठा होता है वो किसको दर्शाता है? थंब मतलब एम आ रहा है, एम मतलब क्या होता है? मोशन। तो आपको ये तो फिक्स हो गया अभी, ये तो किसको दर्शाएगा? गति को। अब देखो भी, बात करते हैं बीच वाली उंगली। देखो बिचौलिया कौन होता है? बिचौलिया आप बोलो सर फ्लक्स होता है। बिचौलिया कौन होता है? फ्लक्स होता है। तो बीच वाली उंगली किसको दर्शाएगी? फ्लक्स को। अब ये बच गया करंट। क्या बच गया? करंट। अब देखो भी, अब समझते हैं। देखो जनरेटर की बात करें, जनरेटर मतलब क्या बनाएगा? सप्लाई। मतलब आप क्या दोगे? मैकेनिकल पावर दोगे। कन्वर्ट किस में हो जाएगी वो? भाई बिचौलिया आएगा फ्लक्स, और कन्वर्ट किस में हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल में। क्या बन गया भाई? जनरेटर। क्या बन गया? जनरेटर। अब देखो बनाओ मोटर। मोटर में क्या दोगे आप? सप्लाई दोगे। देखो एक सेकंड ना, दूसरा कलर चेंज कर देते हैं। मोटर में क्या दोगे आप? सप्लाई दोगे। मोटर में क्या दोगे? सप्लाई दोगे। जैसे आप दोगे सप्लाई मतलब करंट दोगे, वो चेंज किस में होगी? फ्लक्स में। और क्या क्या होगा भाई? वो घूमना क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी, और ये क्या बन जाएगा? मोटर। तो बस आपको इतना याद रखना है। अंगूठा किसको दर्शाता है? मोशन को। थंब मतलब एम, मोशन। और जो बीच वाली अंगुली हो गई भी, इन तीनों बीच में कौन आ रहा है? फ्लक्स। और बिचौलिया किसको दर्शाएगा? फ्लक्स को। बीच वाली मतलब फर्स्ट फिंगर। और जो मिडिल फिंगर होती है ये वाली, इसे मिडिल फिंगर बोलते हैं। ये किसको दर्शाती है? करंट की डायरेक्शन को दर्शाती है। बस इतना याद रखना है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में ही सेम होता है, बस दर्शाने के तरीके से चेंज हो सकते हैं। जैसे कि देखो, मान लेते हैं ये अंगूठा है, और ये है बिचौलिया फ्लक्स, और ये है आपके पास करंट। मतलब अगर मोटर की बात होगी सर, मोटर मतलब हम सर करंट देंगे, करंट देने पर फ्लक्स आएगा, चेंज कर देगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा। सर हम बात करते हैं जनरेटर की। जनरेटर मतलब मैकेनिकल पावर देंगे, फ्लक्स चेंज करेगा, और क्या बना देगा? सप्लाई बना देगा। दोनों का सेम है पिच। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया, और राइट हैंड रूल आपके पास हो चुका। तो देखिए भी, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर हमारा। देखो, आपसे अगर पूछे पेपर में, आपसे कुछ भी पूछ ले भी, आपसे बोलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको तो आपको पढ़ के ही जाना है। आपसे बोले कंट्रैक्शन ऑफ डीसी मोटर को समझाइए, आपसे बोले कंट्रैक्शन ऑफ डीसी जनरेटर को समझाइए, तो दोनों के लिए सेम ही डायग्राम बना के आना है। बता दूंगा भाई कहाँ पे चेंज होगा। आपको डायग्राम ये सेम बना के आना है। ठीक है, अब इसको करने से पहले मैं आपको बताता हूँ भाई इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें। तो यहाँ पे होंगी 2 चीजें। एक होगा स्टेटर। स्टेटर मतलब क्या होगा? स्थिर भाग होगा, वो घूमने वाला भाग नहीं होगा। वहां पे हम क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग। क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग। इसे ही बोलते हैं एक्साइटिंग वाइंडिंग। ये क्या बनाएगी? मेन फ्लक्स बनाएगी। क्या बनाएगी? मेन फ्लक्स बनाएगी। कब बनाएगी? जब हम क्या देंगे? डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई मतलब क्या बनेंगे? फिक्स पोल बनेंगे। क्या बनेंगे? फिक्स पोल बनेंगे। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई में हमेशा क्या बनता है? फिक्स पोल बनता है। समझ में आ गया? स्टेटर कैसा होगा? स्थिर भाग होगा, फील्ड वाइंडिंग रखी जाएगी, मेन फ्लक्स बनेगा, वर्किंग फ्लक्स बनेगा। कब बनेगा? जब हम क्या देंगे? डीसी सप्लाई। और क्या बनेगा? फिक्स पोल इसमें बनने वाले हैं।
आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट होगा आपके पास रोटर, क्या होगा? रोटर। रोटर मतलब मैकेनिकल बॉडी, कैसी बॉडी? बॉडी होगी मैकेनिकल। यहाँ पे हम करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग करेंगे भी? आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है यही बनाती है वर्किंग वोल्टेज एंड करंट। इसका मतलब क्या है? आपकी जो वोल्टेज बनेगी कहाँ बनेगी? आर्मेचर में बनेगी। जबकि हम सप्लाई कहाँ पे देंगे? स्टेटर में। कहाँ देंगे? स्टेटर में देंगे। इसके बाद देखो एक बिचौलिया होगा बीच में, कम्यूटेटर। क्या होगा? कम्यूटेटर। जो देखो, जो कम्यूटेटर को ऐसे सोच के देखो, डीसी मशीन हम पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन। बात करते हैं मोटर की। सर मोटर, देखो एक चीज बताता हूँ ना, आर्मेचर जो होता है भाई, आर्मेचर जो होगा वो हमेशा देखो एसी बनाएगा। अब इसको कैसे याद रखोगे? आर्मेचर में देखो आसान भाई, ए आ रहा है, ए से क्या बनेगा? एसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्मेचर में हमेशा क्या बनता है? एसी बनता है। तो अब देखिए, अब देखो ऐसे सोच के देखो, हम बात करते हैं सर मोटर की। देखो मोटर में देखो एक तो होगा सर स्टेटर होगा, बीच में होगा कम्यूटेटर, और फिर कौन होगा अभी? रोटर। क्या हो जाएगा? रोटर। तो देखिए भी ऐसे सोच के देखो, ऐसे सोच के देखो कि हम बात कर रहे हैं सर डीसी मोटर। किसकी बात कर रहे हैं? डीसी मोटर। डीसी मोटर सर हम क्या देंगे? सप्लाई देंगे। सर क्या देंगे? सप्लाई। चलो आपने क्या दे दी? स्टेटर पे क्या दी? सप्लाई। अब सप्लाई आप कौन सी दोगे? डीसी। कौन सी दोगे? डीसी। अब आर्मेचर में हमेशा क्या बनती है? एसी। क्या बनती है? एसी। अब ये डीसी कन्वर्ट किस में कर देगा? अभी एसी में। क्या कर देगा? एसी में कन्वर्ट कर दिया। आर्मेचर देखो डीसी को एसी में, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ देखो, ऐसे समझो इसको कि देखो बात करते हैं जनरेटर के केस में। देखो जनरेटर केस में ऐसे सोच के देखो, सप्लाई कहाँ बनेगी? आप बोलो सर आर्मेचर में बनेगी। अब आर्मेचर में हमेशा क्या बनेगी? एसी। क्या बनेगी? एसी। एसी को कन्वर्ट, देखो हम पढ़ रहे डीसी मशीन, तो हमें इस बाहर सप्लाई कौन सी? डीसी चाहिए। इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन कर देगा अभी? कौन कर देगा? जनरेटर। बस आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं भी मोटर की। अब मोटर के केस में हम क्या देंगे? आप बोलोगे सर हम देंगे हमेशा डीसी सप्लाई। कैसी सप्लाई देंगे? डीसी, क्योंकि हम डीसी मशीन पढ़ रहे हैं। तो जैसे आप डीसी सप्लाई दोगे, आर्मेचर में तो हमेशा क्या बनेगी? एसी बनेगी। क्या बनेगी? एसी। तो डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसी में। तो ये क्या बन जाएगा? इन्वर्टर। जब ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, देखो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को बोलते हैं रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? मोटर। ये आपको बातें याद रखनी है भी, है ना। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो डायग्राम से समझाता हूँ। जो ये लिखी हुई चीजें है ना भी, ये सारी चीजें आपको बनी हुई आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। लास्ट में हम सारी बात करेंगे कहाँ मिलने वाली है। अब मैं आपको इसको डायग्राम से समझाता हूँ सारी बातों को। तो देखिए भी, जब भी आपसे बोलेगा कंट्रैक्शन, तो आपको ये डायग्राम बना के आना है। कैसे बनाओगे? देखो ऐसे बनाना है। पहले एक गोला करोगे ये ऐसे, फिर ऐसे करोगे, यहाँ पे बनाओगे आप पोल बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे पोल ऐसे। ठीक है, 4 पोल बनाने आपको, ऐसे बनाओगे, चारों पोल बनाओगे ऐसे। ठीक है भाई, जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है वैसा ही बनाना है। और बीच में क्या दर्शाओगे? आर्मेचर। क्या दर्शाओगे? आर्मेचर। अब मैंने क्या बोला अभी, इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है स्थिर भाग, एक होता है घूमने वाला भाग। तो देखो स्थिर भाग कौन सा होता है? देखो जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, इसे बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं? योक। इसे ही हम बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं? स्टेटर। अब स्टेटर में कौन कौन से आ जाएंगे? देखो स्टेटर में ये पोल आ जाएंगे भी। ये जो पोल होते हैं ये घूमते नहीं है, इन्हें बोलते हैं पोल। पोल का मतलब जहाँ पे फ्लक्स बनता है। ठीक है, पोल आ जाएगा, ये योक आ जाएगा, ये पूरा क्या होता है? योक आ जाएगा। तो देखिए भी, सबसे पहले बात करते हैं स्टेटर में कौन कौन से पार्ट होंगे। देखो एक तो ये होगा योक, एक होगा आपके पास पोल, और एक होगी फील्ड वाइंडिंग। क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग। तो तीनों के बारे में समझाता हूँ सबसे पहले। देखो योक जो होता है बाहर वाला हिस्सा होता है, इसको हम बनाते हैं कास्ट आयरन का। किसका बनाते हैं? कास्ट आयरन का। लोहे का क्यों बनाते हैं? भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जहाँ पे आप जब आप वाइंडिंग में सप्लाई दोगे तो ये फ्लक्स ऐसे गुजरेगा, योक में से गुजरता हुआ ऐसे जाएगा। तो इस फ्लक्स को फैलाने के लिए, ऐसे इस फ्लक्स को फैलाने के लिए, पूरा फैल जाए भाई इसमें अच्छे से, इसलिए योक, भाई योक में से क्या गुजरेगा? फ्लक्स। तो ऐसे आसानी से गुजर जाएगा, ऐसे फ्लक्स गुजरेगा। क्योंकि योक किसका बनाओगे? कास्ट आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहा किससे प्यार करता है? फ्लक्स से। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद क्या होगा,
हम क्या करेंगे, योक हो गया, पोल हो गया आपके पास, और ये होगी फील्ड वाइंडिंग। फिर देखो वाइंडिंग जहाँ पे आ जाए ना, कॉपर की बनाएंगे, किसकी बनाएंगे, हमेशा कॉपर की बनाएंगे। ये अंदर वाला जो होता है इसे बोलते हैं आर्मेचर। ये आर्मेचर पे यहाँ पे रखी होती है ब्रूस, क्या रखी होती है, ब्रूस। आर्मेचर में देखो ये जो स्लॉट कटे हुए हैं बारीक बारीक से, ये गोल गोल से, इन्हें बोलते हैं स्लॉट। यहाँ पे रखी जाती है आर्मेचर वाइंडिंग, क्या रखी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये आपको समझ में आ गया ना अभी, ठीक है। देखो योग क्या करेगा, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, आपको भी फ्लक्स को गुजरने के लिए रास्ता प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। पोल जो होंगे, पोल पे क्या होता है अभी आपको इनके बारे में लिख के आना है पेपर में। पोल जो होते हैं, पोल पे फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है। पोल पोल पे क्या बनता है, फ्लक्स बनता है। और देखो वैसे तो किससे बनता है, वाइंडिंग बनता है, लेकिन हम जो फील्ड वाइंडिंग रखते हैं कहाँ पे रखते हैं, पोल पे रखते हैं। पोल की आकृति पोल सू के आकार की बनाई जाती है, ऐसी बनाई जाती है पोल सू की आकार, ऐसी, ठीक है। तो याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें फील्ड वाइंडिंग, तो फील्ड वाइंडिंग किसकी बनाई जाएगी, कॉपर की। भाई याद रखना, फील्ड वाइंडिंग का टर्न से ही डिसाइड करेगी भाई सीरीज है, संट है, कंपाउंड है, आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई फील्ड वाइंडिंग जो होगी वो बनी होगी कॉपर की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आर्मेचर की, तो आर्मेचर वाइंडिंग किसकी बनी होगी, कॉपर की बनी होगी। आर्मेचर का जो आपका भाई देखो आर्मेचर में दो चीजें होंगी, एक होता है यहाँ पे आर्मेचर की कोर, जहाँ पे आर्मेचर की वाइंडिंग को रखी जाती है। जो आर्मेचर की कोर बनी होती है वो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, आपको ये लिख के आना है अभी, ठीक है। अब लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील क्यों बनी होती है, क्योंकि दो प्रकार के लॉस होते हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस व एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम बनाते हैं लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की। तो आर्मेचर की जो कोर होती है भाई, जो आर्मेचर की कोर होती है उसको हम बनाते हैं लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। यहाँ पे रखी होती ब्रूस, ब्रूस बनी होती कार्बन की। अब समझाता हूँ इसकी वर्किंग भाई, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा अपना। आपने क्या दी भाई, सप्लाई, यहाँ पे दी सप्लाई, क्या बना यहाँ पे, फ्लक्स, क्या बना, फ्लक्स। अब देखो ये फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा ऐसे, ये फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से फ्लक्स ऐसे गुजरेगा। हम बात किसकी कर रहे हैं भाई, जनरेटर की। देखो जनरेटर की बात करते हैं, हाँ भाई सॉरी है ना, मैंने शायद मोटर बता दी है ना। क्या क्या करेंगे, जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जनरेटर का मतलब आपने इसको भाई, इसको घुमा दिया, इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया भाई, ठीक है। इसको आप ऐसे घुमा रहे हो, देखो ऐसे आप इसको घुमा रहे हो मस्त तरीके से, एक सेकंड में क्या कर रहे हो, इसको ऐसे घुमा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो। अब समझना ध्यान से, ऐसे जब आपने घुमाया मतलब क्या दे दिया आपने, मैकेनिकल एनर्जी, क्या दे दी इसको, मैकेनिकल एनर्जी। घूम रहा भी अच्छे से, आपने क्या की, मैकेनिकल एनर्जी आपको बनाना था जनरेटर, क्या बनाना था भाई, जनरेटर। क्या हुआ, आपने इसमें क्या दे दी भाई, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आपने इसमें मैकेनिकल एनर्जी दी क्या दिया आपने, मैकेनिकल एनर्जी, ये घूमना स्टार्ट हो गया ऐसे। उसी समय आप क्या करते हो, जब ये घूमता रहता है ऐसे, उसी समय इस ब्रूस में क्या देते हो, सप्लाई, क्या देते हो ब्रूस में, सप्लाई। जैसे ब्रूस में सप्लाई दोगे, इसमें रखी हुई है वाइंडिंग, वाइंडिंग में क्या बनेगा, फ्लक्स। अब देखो आपका फ्लक्स भी ऐसे घूमता रहेगा, अब ऐसा घूम रहा है भाई, फ्लक्स ऐसे घूमता रहेगा, लगातार ऐसे घूम रहा है। तो मैंने क्या बोला, जब देखो ऊपर रखी हुई वाइंडिंग, जब किसी चालक को आपने किस में रखा भी, चुंबकीय क्षेत्र में। देखो ये है वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब चालक, आपने किस में रखा, चुंबकीय क्षेत्र, क्यों, फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और सापेक्ष गति करवा रही, देखो आप फ्लक्स को मूव करवा रहे हो भी, ऐसा नहीं फ्लक्स एक जगह स्थिर है, आप फ्लक्स को ऐसे बार बार घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा फ्लक्स आपका। देखो अंदर ऐसे फ्लक्स घूम रहा है मस्त तरीके से। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तथा सापेक्ष गति कराई जाती है, तो इनमें क्या बन जाएगी, वोल्टेज बन जाएगी। और वोल्टेज बन जाएगी, और वोल्टेज बनने के बाद देखो यहाँ बनी वोल्टेज, यहाँ क्या बनी, वोल्टेज बनी, और वोल्टेज को हम ब्रश की सहायता से कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और सापेक्ष गति कराई जाती है, आपको तो इतना याद रखना है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सापेक्ष गति कराई जाती है, तो क्या बन जाती है, वोल्टेज डेवलप हो जाती है। इसके बारे में डिटेल में देखो भाई, अभी अपने को इतना नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको भाई अगर मैं पढ़ाने लग गया तो 1.5 से 2 घंटे तो यही खा जाएगी मशीन। बस आपको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। अब बात करता हूँ भाई मोटर के, तो देखो मोटर के केस में आप यहाँ पे क्या दोगे, सप्लाई, यहाँ क्या बनेगा, फ्लक्स, क्या बनेगा, फ्लक्स। तो उसी समय हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग में क्या देते हैं, फ्लक्स, यहाँ पे वाइंडिंग में क्या देते हैं, फ्लक्स। देखो यहाँ फ्लक्स आए, देखो एक फ्लक्स आपका ऐसे आ रहा था, और एक फ्लक्स आपने कहाँ दे दिया, एक करंट आपने कहाँ दिए, आर्मेचर में दिया है। आर्मेचर हमेशा क्या बनेगा, एसी। देखो एक फ्लक्स ऐसा रोटेटिंग नेचर का है, ऐसा एसी है मतलब रोटेटिंग नेचर का है, जबकि एक फ्लक्स कैसा है अभी आपका, फिक्स है। एक फ्लक्स कैसा है, फिक्स है। अब सुनना,
फैराडे का नियम क्या बोलता है, जब किसी चालक को किस में रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में, क्या करवाई जाए, सापेक्ष गति करवाई जाए, क्या बन जाएगी, वोल्टेज बन जाएगी। बस ये वर्किंग होती है इसकी। तो देखिए इस सब के बारे में मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है, इसकी पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी। आपको ऐसे कैसे लिख के आना है भाई सारी चीजें, क्योंकि अगर इनको मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई आपको भी, है ना। ठीक है, हमें रिवीजन करना है। देखो ये रहा ट्रांसफार्मर की कोर, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो याद करके जाना है कि ट्रांसफार्मर की कोर किसकी बनी होती है, तो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करें, आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, कम्यूटेटर के बारे में बता दिया अभी मैंने। कम्यूटेटर को याद रखना हार्डन कॉपर का बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के ही जाना है, हार्डन कॉपर का बना होता है। एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कम्यूटेटर होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। अब जनरेटर केस में क्या करता है, एसी को डीसी में, जबकि मोटर केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद देखो ये रही ब्रूस। ब्रूस का काम क्या होता है, सप्लाई लेना और देना। भाई सप्लाई अंदर बनेगी, उसको इकट्ठा करके कहाँ भेज देगा, बाहर भेज देगा ब्रूस की सहायता से। ठीक है, ये आपके पास जनरेटर की वर्किंग हो गई। देखो जनरेटर की वर्किंग, जब आप सप्लाई दोगे, जब वही लिखना है अभी। जनरेटर की वर्किंग में यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक को किसमें रखा जाए, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, सापेक्ष गति करवाई जाए, उसमें क्या बन जाती है, वोल्टेज बन जाती है। इतना आपको याद रख के जाना है। अब जनरेटर आएगा तो भाई आपको राइट हैंड रूल लिख के आना है, और अगर मोटर आती है तो आपको लिख के आना है लेफ्ट हैंड रूल लिख के आना है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ईएमएफ इक्वेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ई इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये फैराडे का नियम है भाई, लेंज का नियम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो डी आपके पास है पी फाई, आपके पास क्या है पी फाई, वहां पे देखो जहां पे डी फाई है ना, वहां पे लिखोगे पी फाइव, और डी टी है जहां पे लिखोगे 60 अपॉन में एन। क्या लिखोगे, 60 अपॉन में एन। फॉर्मूले पुट कर दो भी। देखो ये रहा भी डी फाइव अपॉन डी टी, तो डी फाइव की जगह क्या रखोगे, पी फाइव, और डी टी की जगह क्या रखोगे, 60 अपॉन में एन। तो एन आपका ऊपर चला जाएगा, ई इक्वल टू एन पी पी ई इक्वल टू एन पी 5/60। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जेड अपॉन में ए से, तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा ई इक्वल टू एन पी 5 जेड अपॉन में 60 ए। तो ये वाला फॉर्मूला आपको कैसे ड्राइव हुआ, ये आपको यहाँ से ऊपर से और नीचे तक ड्राइव करके आना है भाई, पूरा यहाँ से लिख के आओगे और यहाँ तक लिख के आना है। जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये भी लिख के आना है। नंबर ऑफ कंडक्टर फ्लक्स पर पोल, ये होता है स्पीड, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये होता है नंबर ऑफ पोल। ये आपको याद ही रखना है भी। ठीक है, आगे बात करते हैं भी। ठीक है, अब देखिए भी, तो अब बात करते हैं वर्किंग। देखो सेम उसकी है भाई, मोटर की मैंने बता दी आपको, तो आपको इतना करके आना है मोटर वाले में। ठीक है, अब बात करते हैं भी टाइप ऑफ मोटर। देखो टाइप ऑफ मोटर मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, देखो टाइप ऑफ मोटर, देखो एक होती है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होती है सेल्फ एक्साइटेड। फिर देखो बात करते हैं, देखो सेपरेटली एक्साइटेड एक ही प्रकार की होती है, जबकि सेल्फ एक्साइटेड 3 प्रकार की होती है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। ठीक है, देखो आपसे अगर टाइप पूछेगा तो मोटर के ही पूछेगा भाई, तो आपको मोटर के टाइप याद रखने हैं। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सेल्फ एक्साइटेड, डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। अब देखो इनको मैं समझाता हूँ सारी चीजों, कैसे कैसे आपको याद रखना है। देखो भाई इस डायग्राम को नहीं देखना, यहाँ पे देखना है। देखो मैंने क्या बोला आपको, 2 वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग, एक होती आर्मेचर के अंतर्गत कौन सी होती है, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी होती है भी, आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पे समझो, अगर देखो भी, अगर मुझे यहाँ पे मोटर की बात करूं, तो मोटर में घुमाने के लिए भी मैं सप्लाई देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर मैं क्या करूं, इस फील्ड वाइंडिंग में अलग से कोई बैटरी लेके आऊं, क्या लेके आऊं, बैटरी लेके आऊं, और बैटरी की सहायता से क्या दूं, मैं उसमें सप्लाई दूं। क्या दूं भाई, बैटरी की सहायता से क्या दूं, सप्लाई दूं। तो ये हो जाती है सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। क्या हो जाएगी, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ठीक है, अलग से क्या दे, हम उसमें सप्लाई दे फील्ड वाइंडिंग में। अब हम बात क्या करें, हमारे पास देखो सेल्फ एक्साइटेड का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं ये आपके पास भाई मोटर है, ये क्या है आपके पास मोटर। आपने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को इसी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दिया, इसी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मोटर बनाना मतलब क्या दोगे, मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर मतलब घूमेगा, और ये लो भी करंट ऐसे। इसी से ही ये वाइंडिंग क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाए। एक्साइटेड मतलब इसमें क्या बन जाए, फ्लक्स बन जाए।
ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे जो वाइंडिंग है आपकी, इस वाइंडिंग को अलग से हमें सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। देखो, हम अगर इस फील्ड वाइंडिंग को अलग से हमें किसी प्रकार की सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। अब देखो ये दोनों वाइंडिंग जो है, देखो ये आर्मेचर वाइंडिंग और ये फील्ड वाइंडिंग दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इसे बोलते हैं शंट मोटर। बस काम बन हो गया। क्या बन गई आपके पास, शंट मोटर। भाई मोटर है तो सप्लाई देनी पड़ेगी ना हमें। भाई मोटर है मतलब क्या देनी पड़ेगी, सप्लाई देनी पड़ेगी। देखो भाई, यहाँ से हम क्या देंगे, सप्लाई देंगे। अब देखो इसमें अगर अगर आप अलग से क्या दे रहे हो, सप्लाई दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सप्लाई। अगर इसमें अलग से दे रहे हो तो इसका मतलब क्या बन जाएगी, सेपरेटली। अगर देखो आपने यहाँ पे सप्लाई लगाई तो यहाँ जाएगी और यहाँ चली गई, तो ये क्या बन गई, सेल्फ एक्साइटेड। दोनों पैरेलल में है तो क्या बन गया, शंट। अब एक होता है सीरीज। अब सीरीज का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, फील्ड वाइंडिंग को आपने आर्मेचर के साथ किस में लगा दोगे, सीरीज में। तो ये कौन सी मोटर बन जाएगी, सीरीज मोटर आपकी बन जाएगी। एक होती है कंपाउंड। कंपाउंड में दो प्रकार की होती है, एक होती है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। देखो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट में क्या होता है, जैसे ये आपका भाई आपके पास है आर्मेचर, तो ये आपके पास हो गया आर्मेचर। कंपाउंड में दोनों ही वाइंडिंग आ जाएंगी भी, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग। अब कंपाउंड लॉन्ग शंट की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं ये आपके पास यहीं पे आपने लगा दी सीरीज वाइंडिंग, और इसके पैरेलल में क्या लगा दी भी, शंट वाइंडिंग। तो ये सीरीज हो गई, ये क्या होगी, शंट। और ये आर्मेचर तो था, आर्मेचर के साथ आपने सीरीज में क्या लगा दी, सीरीज वाइंडिंग, और ये लगा दी शंट। तो इसे बोलते हैं लॉन्ग शंट मोटर। क्या बोलते हैं, कंपाउंड हो गया ना भी, दो से ज्यादा दोनों वाइंडिंग आपने एक साथ लगा दी, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड। और इस कंपाउंड में भी कौन सी होती है, लॉन्ग शंट। अब क्या करो आप, अगले तरीके में क्या करो, देखो ये रही आपकी वही सीरीज वाइंडिंग, और ये रहा आपके पास आर्मेचर। आप क्या करना है इसको, आपने क्या किया, शंट वाइंडिंग को यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगा दिया मतलब छोटा कर दिया, क्या कर दिया, इसे छोटा कर दिया। इसे बोलते हैं शॉर्ट शंट। क्या बोलते हैं, इसे ही शॉर्ट शंट। तो ये सारे डायग्राम आपको पेपर में बना के आने, अगर आता है तो भी, ठीक है। कि मैंने आपको इजी तरीके से सारी चीजें, सारे टाइप इसके समझा दिए। इस सारा भी आपको देखो लिखा हुआ मिल जाएगा। देखो सारे हैं, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, ये पढ़ बस, ठीक है। देखो वही सारे डायग्राम जो मैंने आपको समझाए हैं। आपको मोटर के बारे में पढ़ना है ना, जनरेटर के आप बस वर्किंग पढ़ लेना भाई, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बस इतना आपको पढ़ना है वहां पे। आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे, है ना। यहाँ तक हमारे पास हो गया, इतना मैंने बता दिया अभी आपको। लॉन्ग संट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट संट हमारे पास हो चुका। अब बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन। देखो आर्मेचर रिएक्शन मैं यहीं पे समझा देता हूँ, यहीं पे इसमें समझ लेना सारी चीजें, ठीक है। समझना भी ध्यान से, आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है। आपको नोट्स में लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, आपके पास दो वाइंडिंग होती है, ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास ये वाइंडिंग है, ठीक है। देखो आपको याद रखना है, ये आपके पास क्या होता है अभी, आर्मेचर, और ये क्या होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है, आर्मेचर फ्लक्स का, आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव, आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स पर प्रभाव क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन। तो देखो कैसे भी याद रखना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये आर्मेचर है, आपने क्या किया भाई, यहाँ पे सप्लाई दे दी। जैसे आपने सप्लाई दी, इसमें क्या बन गया, फ्लक्स। क्या बन गया, फ्लक्स। तो ये फ्लक्स ऐसे गुजरना स्टार्ट हो गया अभी, ऐसे गुजरना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। आर्मेचर फ्लक्स का हमने क्या किया अभी, मेन फ्लक्स पर प्रभाव। तो आपका फ्लक्स कैसे गुजर रहा था अभी, ये फ्लक्स है ना, ठीक है। तो आपका देखो, आपका फ्लक्स यहां से गुजरना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। देखो हमने क्या बोला, आर्मेचर फ्लक्स का। देखो दो कंडीशन यहाँ पे देखेंगे, नो लोड। कौन सी बात करेंगे, नो लोड। देखो नो लोड कंडीशन में क्या होगा, नो लोड कंडीशन में इसमें देखो नो लोड मतलब लोड कहां पे डालते हो, आर्मेचर में। आर्मेचर पर किसी प्रकार का लोड नहीं होगा। अगर आर्मेचर पे किसी प्रकार का लोड नहीं होगा मतलब कैसा हो गया, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं होगी। अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, आपका देखो मेन फ्लक्स देखो ऐसे गुजर रहा है, आपके पास मेन फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है। अब आर्मेचर में किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं बना, नो लोड कंडीशन में, तो ये सोच के देखो इफेक्ट डाल सकता है क्या, ये बोलेगा भाई तू इधर जा रहा है निकल जा, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरे अंदर कोई फ्लक्स ही नहीं है। तो सीधा सीधा जा रहा है। आपका अगर सीधा सीधा फ्लक्स जा रहा है तो आर्मेचर रिएक्शन है नहीं हुई, मतलब नो लोड कंडीशन में आपका फ्लक्स देखो सीधा सीधा निकल रहा है। ये सीधा सीधा अगर निकल रहा है तो किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, आपका फ्लक्स सीधा जा रहा है।
देखो अब मैंने क्या बोला, आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर, देखो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर, ये आपका देखो मेन फ्लक्स जा रहा है, इस पे आर्मेचर फ्लक्स आ रहा है क्या? अभी आर्मेचर फ्लक्स है ही नहीं, कहाँ से आएगा अभी? क्योंकि नो लोड कंडीशन में फ्लक्स ही नहीं बनेगा। तो नो लोड कंडीशन में याद रखना, आपके पास किसी प्रकार की आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब बढ़ते हैं अभी, जैसे आपने लोड डाला, देखो लोड डालते ही क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से सारी बातें, भाई ये वाले डायग्राम आपको बना के आने हैं पेपर में, ठीक है, तभी जाके आपको नंबर देंगे। तो आपको ये डायग्राम बने हुए मिल जाएंगे, वैसे हम आसान तरीके से इसको समझ रहे हैं। अब हुआ क्या भाई, मैंने आर्मेचर में भी क्या दे दी सप्लाई, तो मैं जैसे ही मैंने सप्लाई दे दी, सप्लाई देने मतलब लोडेड कंडीशन कर दी, कैसी कंडीशन कर दी, लोडेड कंडीशन। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स आपका ऐसे गुजर रहा है, मान लेते हैं आर्मेचर में फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, और मेन फ्लक्स मतलब हमने क्या दे दी सप्लाई, तो आपका मेन फ्लक्स देखो ऐसे गुजर रहा है, मेन फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है। अब सोच के देखो भी, आपका मेन फ्लक्स चुपचाप ऐसे निकल रहा था, ऊपर से कौन सा फ्लक्स आया भी, आर्मेचर फ्लक्स। कौन सा आया भी, ऊपर से कौन सा फ्लक्स आ गया, आर्मेचर फ्लक्स। जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स आया, ये बोलेगा भी तू तो मेरे को कमजोर कर रहा है, भाई ये मैं जाना चाह रहा हूँ सीधा, ये इसको ऐसे कर रहा है। तो आपका जो आर्मेचर का जो फ्लक्स था, इसने इसको ऐसे धक्का मारा भी, क्या मारा, ऐसे धक्का। जैसे इसको धक्का मारा, ये हो गया थोड़ा ऐसे टेढ़ा। कौन सा वाला भी, मेन फ्लक्स आपका जो था, मेन फ्लक्स क्या हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया। आपका मेन फ्लक्स कैसे हो गया, टेढ़ा। मतलब अब समझना ध्यान से भाई सारी चीजें, अभी मैं डायग्राम में समझाता हूँ सारी बातें, ठीक है, देखो ध्यान से। इसको मिटाते हैं अभी एक बार, एक सेकंड रुक जाओ ना, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, एक सेकंड भाई, ज्यादा मिट गया। हाँ, अब समझना ध्यान से। तो देखो आपका जो आर्मेचर का जो फ्लक्स था, मेन फ्लक्स था, देखो ध्यान से, ये रहा आपके पास आर्मेचर, ठीक है, आपके पास ये रहा आर्मेचर। तो देखो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स आया, जैसे लोड डला, लोड डलने पर आपका जो फ्लक्स सीधा जाना चाहिए था, आपका फ्लक्स जो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, आपका जो मेन फ्लक्स ये ऐसे जाना चाहिए था, बिल्कुल सीधा। ऐसा ना जा करके आपका जो फ्लक्स है, देखो वो कैसे गुजर रहा है, वो फ्लक्स ऐसे गुजरेगा, देखो आपका फ्लक्स ऐसे गुजरेगा। इसका मतलब इसने आर्मेचर फ्लक्स को कमजोर कर दिया, नहीं कर दिया। आर्मेचर फ्लक्स देखो सीधा जाता भी ऐसे, अगर देखो आपका आर्मेचर फ्लक्स ऐसे जाता सीधा, तो ज्यादा वोल्टेज कट करता। अब देखो आपका फ्लक्स ऐसे जा रहा है, अब फ्लक्स आपका ऐसे जा रहा है, अब फ्लक्स ऐसे जा रहा है, किस कारण जा रहा है, आर्मेचर फ्लक्स के कारण। अगर आर्मेचर का फ्लक्स नहीं होता, तो आपका फ्लक्स ऐसे सीधा गुजर जाता, ऐसे टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं। जैसे नो लोड कंडीशन में, जैसे लोडेड कंडीशन हुई, आर्मेचर का फ्लक्स बना, बनने के बाद आपका फ्लक्स ऊपर से ऐसे गुजरा, तो आपका फ्लक्स ऐसे कुछ टेढ़ा हो गया, मतलब क्या हो गया, कमजोर। अगर फ्लक्स ही कमजोर हो गया, बिचौलिया ही कमजोर हो गया, तो देखो जनरेटर केस में वोल्टेज कम बनेगी और मोटर केस में कम घूमेगा। इसे ही बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा इजी तरीके से। देखिए भी, ये सारी चीजें मैंने लिखवा रखी, यहाँ पे आप देख लेना भी, आपको नोट्स पूरे प्रॉपर मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए आपको मैं तरीके नाम याद रखना बस, आप तो आर्मेचर रिएक्शन अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है भाई, ठीक है। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन मान लेते हैं, सबसे पहले भाई जैसे मान लो ये आपकी भाई आर्मेचर रिएक्शन हो रही थी, ऐसे फ्लक्स बन रहा था आपका, भाई फ्लक्स ऐसे जा रहा था टेढ़ा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। आपका अगर फ्लक्स कमजोर हो रहा है, मतलब फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या बढ़ा दूं क्या भाई, अगर मैं फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्न्स की संख्या बढ़ाने से आपका क्या होने वाला है, फ्लक्स ज़्यादा बनेगा। अगर फ्लक्स ज़्यादा बनेगा तो फ्लक्स कमज़ोर होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ये तरीका हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, मान लो आपने सप्लाई दी, फ्लक्स बना, आर्मेचर आपकी रिएक्शन हो रही है। अगर आर्मेचर रिएक्शन हो रही है, उस समय अगर आप क्या कर रहे हो, फ्लक्स को कमज़ोर, देखो आर्मेचर रिएक्शन हो रही है अंदर मशीन के अंतर्गत, उस समय ये थोड़ना है मशीन को आप खोलोगे, खोल के उसको ठीक करोगे, ले भाई वाइंडिंग बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते हुए ना, याद रखना। तो हम करते क्या है, तो देखो हम क्या करते हैं, इस पोल को हमें ऐसे धक्का देना, देखो हम हमें करना क्या है, जो ये फ्लक्स आपका देखो टेढ़ा ऐसे हो रहा है, अगर हम क्या करें, इसको कैसे भी करके, कैसे भी करके इस प्रकार धक्का दिला दें, इस प्रकार धक्का दिला दें, इस प्रकार अगर हम धक्का दिला दें, तो आपका फ्लक्स सीधा होगा नहीं होगा, आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अब देखो इसका सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोल बनाते हैं भी,
एक सेकंड, यहाँ पे हम लगाते हैं एक पोल, इधर भी क्या लगाते हैं पोल, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं वाइंडिंग, क्या करते हैं वाइंडिंग। तो यहाँ से बनेगा फ्लक्स, क्या बनेगा फ्लक्स, ये इसको धक्का देगा, क्या करेगा इसको धक्का देगा। जैसे धक्का देगा आपका जो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो इन पोल को ही हम बोलते हैं इंटरपोल, क्या बोलते हैं अभी, इन पोल को ही इंटरपोल बोलते हैं। और इंटरपोल में जो वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है, वो जो सप्लाई आती है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई होती है। और यहाँ पे एक और तरीका यूज करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, क्या करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जो क्या करती है, ये फ्लक्स टेढ़ा हो रहा था ना अभी, तीन तरीके बताए, पहला फील्ड वाइंडिंग, फिर इंटरपोल, और एक आपको याद रखना है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपसे बोलेगा आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के उपाय बताइए, तो आप पहले बताओगे इंटरपोल्स, फिर बताओगे कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और एक होता है फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या को बढ़ाकर। तो इसको तो हम यूज नहीं करते, ज्यादा यूज करते हैं इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग। आर्मेचर रिएक्शन को कम मतलब ठीक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भी, हम करते हैं भी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। तो आपको इतना याद रखना है। भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आपको याद रखना भी टॉर्क, ठीक है। एक बार भाई 8 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, टॉर्क क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ से ऐसे याद रखनी है सारी बातें, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। ये तो आपको भी थ्योरेटिक, ये तो आपको लिख के आना, अगर आपके पास आ जाए तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारी चीजें ये ऐसे कैसे, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपके पास टॉर्क हो गया, टॉर्क मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, किसकी बात करते हैं, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो आपको ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी पढ़ के जानी है, और ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड और टर्मिनल वोल्टेज मेथड भी आपको पढ़ के जानी है। आपको ये सारी पॉइंट आपको पढ़ के जाने हैं। इनमें से मैं आपको, देखो ये वाला आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही करवाने वाला हूँ भाई, मैं आपको ज्यादा इतना वो नहीं करवाने वाला। फ्लक्स कंट्रोल मेथड को आप पढ़ के ही जाना, आपको ये आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो देख लेता हूँ भाई, हाँ ये रहा भी लॉसेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। तो हम बात करते हैं लॉस की, ठीक है। ये रहा आपके पास लो, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के जानी है भी। अब देखो आप खुद भी जानते हो भी, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको याद ही रखनी है, तो आपको याद करने वाली चीजें खुद से ही करनी पड़ेंगे ना। मैं आपको समझाने वाली चीजें सारी समझा रहा हूँ भैया, ठीक है। देखो यहां से अगर हम बात करें, ये वाला मेथड, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर देखो आपसे पेपर में पूछेगा ना, लॉस के बारे में जरूर आपसे क्वेश्चन आने वाला है। लॉस चाहे आपसे पूछे ट्रांसफार्मर में, चाहे बोले डीसी मशीन में, दोनों में ही क्या होता है, सेम। अब देखो कॉपर लॉस या वेरिएबल लॉस, इसका मतलब समझना। देखो मान लेते हैं आपने बनाई है वाइंडिंग, वाइंडिंग में आपने क्या दी, सप्लाई। सप्लाई मतलब इसमें क्या होगा, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी कहाँ निकलेगी, बाहर। हीट की फॉर्म में एनर्जी का क्या निकलेगी, बाहर। अब देखो ये जो वाइंडिंग बनी होती है, किसकी बनी होती है, कॉपर की। किसकी बनी होती है, कॉपर। कॉपर में से हीट की फॉर्म में क्या निकल रही, एनर्जी क्या निकल रही, बाहर। इसे ही क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। इसे हम वेरिएबल लॉस बोलते हैं, क्योंकि देखो कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, क्या होता है, आई स्क्वायर आर। और हम जानते हैं कि हम आई का मतलब होता है करंट, करंट डिपेंड करती है लोड पर, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लोड। और लोड होता है वेरिएबल, कैसा होता है, वेरिएबल, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल लॉस बोलते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस, इसे ही बोलते हैं हम आयरन लॉस। तो इनको भी याद रखना है, दो प्रकार के होते हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। मैं इतना कह रहा हूं भी, अगर मेरे को अच्छे से मौका मिलेगा ना कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। मैं इतना कह रहा हूं, इतने अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आता है इनको पढ़ने में भी। अच्छे टॉपिक अभी मौका मिलेगा, सारी बातें अपन करेंगे, लेकिन अभी हमें एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। तो एडी करंट लॉस का आपको फॉर्मूला याद रखना है, बीटा मैक्सिमम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है स्ट्रेसिस लॉस। स्ट्रेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा मैक्सिमम, इस बीटा मैक्सिमम 1.6 होता है यहाँ पे, ठीक है। एफ और वॉल्यूम ऑफ कोर, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम करेंगे भी, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए मैंने आपको बताया था किसका उपयोग करते हैं, तो देखो लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का, मतलब कोर जो बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास मैकेनिकल लॉस, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस को हम कम करने के लिए, देखो मैं अगर बात करूं, तो हम क्या करते हैं, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेटेड शीट का उपयोग करते हैं। जबकि अगर हम बात करें हिस्टैरिसीस लॉस को उपयोग कम करने के लिए, तो हम सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन का जो ये ग्राफ आता है ना, वो सबसे कम आता है। अब ग्राफ वगैरह की बातें भाई हम
कभी मौका मिलेगा जब करेंगे। बीएच कर्व पढ़ा हो तो भी। बीएच कर्व सबसे छोटा किसका आता है? सिलिकॉन स्टील का आता है। इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? कोर जो बनाते हैं ट्रांसफार्मर की, इन दोनों को प्लस करके बनाते हैं लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। किसके बनाते हैं? लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, जहां पे लेमिनेटेड जो करता है एडी करंट लॉस को कम करता है, जबकि हिस्टैरिसीस किसको कम कर देता है? सिलिकॉन स्टील हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर देता है। अब देखो ट्रांसफार्मर जब पढ़ेंगे ये दोनों लॉस कट जाएंगे हमारे पास। क्यों? इनको थोड़ा ना पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में मैकेनिकल लॉस, ब्रूस लॉस, ऐसे कुछ लॉस होते ही नहीं है। तो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग लॉस आपको पड़ गए। ट्रांसफार्मर देखो मैकेनिकल लॉस का मतलब क्या है? देखो जब भी कोई चीज घूमेगी घूमेगी तो उस पर क्या होगा? फ्रिक्शन लॉस और हवा वगैरह से क्या होंगे? लॉस होंगे। इसके बाद देखते हैं ब्रूस में होने वाले लॉस को ब्रूस लॉस बोलते हैं। इसके बाद देखिए स्ट्रे लॉस, आर्मेचर रिएक्शन के कारण होने वाले लॉस, फ्लक्स डिस्टोर्शन के कारण होने वाले लॉस। स्ट्रे जो लॉस होता है मैकेनिकल लॉस प्लस कोर लॉस दोनों से मिलकर बना होता है। टोटल जो लॉस होते हैं स्ट्रे लॉस और शंट वाइंडिंग कॉपर लॉस, इन्हीं को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट लॉस। तो आपको करना क्या है? ये पांचों जो लॉसेस हैं इनके नाम याद रखने हैं और इनको बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है सारी चीजों के बारे में। अब बात करते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है भाई? आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। देखो बात करूं मैं, बात करें इनपुट पावर। देखो ऐसे सोच के देखो, ये कोई मशीन है, आपने इनपुट में दिया 50 वाट। कितना दिया? 50 वाट। 3 वाट क्या हो गया? लॉस। और आपको कितना मिल गया? 47। कितना मिल गया? 47। अब मैं देखो इनपुट जो आया उसको मैं क्या क्या बोल सकता हूँ? 47 बोल सकता हूँ भाई। 47 प्लस 30, वो 47 प्लस 3 बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? इसका मतलब लॉस प्लस आउटपुट मेरे पास क्या होता है? इनपुट। क्या होता है? इनपुट। तो आपको ये याद रखना है, इनपुट क्या होता है? लॉस प्लस में आउट। हो जाएगा याद? ठीक है, ये आपके पास हो चुका। वी आई, देखो आउटपुट पावर क्या होती है? वी आई। और आउटपुट पावर वोल्टेज मल्टीप्लाई किससे हो गया? करंट से। बात करते हैं आउटपुट पावर क्या होता है? वी आई। लॉस की अगर हम बात करें तो क्या होता है? कांस्टेंट लॉस। और दो ही की बात करते हैं अभी, आयरन लॉस और किसकी बात करते हैं? कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस प्लस किस पे हो गया अभी? कॉपर लॉस हो गया और आयरन लॉस हो गया। तो कॉपर लॉस ये रहा, कॉपर लॉस, वो भी आयरन लॉस, कोर लॉस है भी। ये पीसी का मतलब क्या है? कोर लॉस। और पीसीयू का मतलब क्या है? कॉपर। कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। क्या होता है हमारे पास? आई स्क्वायर आर। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद देखो दोनों में से मैंने आई कॉमन ले लिया, इसमें नहीं था तो आई यहाँ पे नीचे कॉमन आ गया। ये डेरिवेशन आपको याद रखनी है भी, है ना? ये डेरिवेशन आप करके करके ही इसका करेंगे अवकलन। देखो अगर आपको नहीं आए तो आपको इतना करना है भी, इसको रटना है थोड़ा सा, इसको रटना ही पड़ेगा भी, है ना? नहीं आए लास्ट में देखो ये बातें तो आपको लिख के आनी है भी, ये वाली तो लिख के आनी है। यहाँ पे ये वाली बातें तो आपको लिख के आनी है। आपसे बोलेगा कि डीसी मशीन में मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी? जब आपको कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाएगा? आयरन लॉस के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करके ही जाना है। जब आपके कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाएंगे? आयरन लॉस के बराबर हो जाएंगे, उस समय आपकी जो आउटपुट पावर है या एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा रहने वाले। तो पेपर में क्वेश्चन हमेशा ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में या मोटर में या जनरेटर में एफिशिएंसी सबसे ज्यादा कब होती है? जब कॉपर लॉस बराबर किसके हो जाए? आयरन लॉस के बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये वाला हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं हम डीसी मशीन की। तो डीसी मशीन में आपको इतने ही पॉइंट पढ़ के जाने हैं। इतने पॉइंट पढ़ने से ही आपको सारे नंबर मिल जाने वाले हैं। आपको करना क्या है? इसको 2 से 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ तो अभी देखिए मैंने आप पूरी मशीन कंप्लीट करवा दी है, जिसमें हमने पढ़ा है। देखो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा है भी ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के भी, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है भी डीसी मशीन। और देखो ट्रांसफॉर्मर में तीनों मैंने पढ़ा दिया आपको, सिंगल फेज, 3 फेज और लास्ट में हमने पढ़ा था इसमें स्पेशल। ठीक है, सेम इसी प्रकार डीसी मशीन में पहले मोटर पढ़ी और फिर हमने पढ़ी जनरेटर। तो ये पूरा मैंने सारे टॉपिक कवर करवा दिए। देखो इनको मैंने कंप्लीट, इनके टॉपिक जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने पूरे कवर करवा दिए हैं। एक भी कवर मैंने क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं है। फिर भी भाई देखो आप भी जानते हो 2 से ढाई घंटे में सभी को कंप्लीट करवाना इम्पॉसिबल है। फिर भी मैंने कोशिश की है। अगर जो क्वेश्चन कुछ टॉपिक अगर रह गए होंगे वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप सभी उन क्लास को भी कर सकते हो, उन टॉपिक को भी कवर कर सकते हो।
अब देखो करना क्या है आपको, इन क्लासों को देखो सबसे पहले आपको 1 की स्पीड में देखना है, फिर इसको 1.5 में देखना है और फिर इसको देखना है 2 की स्पीड में। अगर आपने 3 बार ये क्लास ज़रूर से कर ली भी, ठीक है? तो मैं इतना कह रहा हूँ भी आप में से किसी को बैक नहीं लगेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ही याद हो जाएँगी। तो आपको इस तरीके से इनको 2 से 3 बार रिवीज़न करना है। अब बात करते हैं भी इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स और इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। आपको पूरे इसके नोट्स और इसके पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे भी। इस वीडियो के नीचे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डलवा दूँगा भी, ठीक है? फिर भी मान लो किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको अगर लगे कि हाँ, इससे थोड़ा बहुत भी बेनिफिट होने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। हो सकता है एक शेयर से उनकी एक बैक बच सकती है। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही क्लास के लिए हम आगे मिलने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं भी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम करेंगे और अच्छे टॉपिकों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू भी, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।